बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। एक्सप्रेसो के नए एपिसोड के साथ मैं हूं इमरान हसन और मैं हूँ अरबिला हसन। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, दिन का आगाज अच्छा हुआ होगा। कुछ लोगों के लिए आगाज अच्छा नहीं था। एज यूजुअल इमरान की जगह आज मैं पॉलिटिक्स की बात से आगाज करूंगी। सुबह हमने ट्विटर खोला, ट्विटर पे कुछ अच्छी खबरें नहीं थी। हम तो रात को खोल के ट्विटर मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं गिरफ्तार करा के सोए थे रात को। अच्छा, शेख रशीद साहब को जी कल उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद उनको अपारा जो थाने हैं वहां पर रखा गया और अभी जो सूरत हाल है उसके हवाले से तो आपको बताएंगे। लेकिन स्टिल जी कल ये गिरफ्तारी हुई। उसकी दूसरी जानिब इमरान रियाज खान साहब को, जो कि एंकर पर्सन हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो ताज़ा तरीन गिरफ्तारी है, हमने सोचा कि सुबह सुबह बता दिया जाए जिन लोगों को नहीं। ये रात को ये सान्या हुआ, वाकया हुआ, जो भी आप इसको कहें। शेख रशीद साहब का फिर एक मोबाइल इंटरेक्शन भी साथियों के साथ सामने आया, जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल भी रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी मुझे घर से गिरफ्तार किया गया है, मेरे मुलाजमीन को मारा गया है, घर के दरवाजे तोड़े गए हैं, बदतमीजी की गई है, बदमाशी की गई है। उन्होंने कहा जो ऐसे जो अपारा हैं ये नून लीग के लगाए गए हैं और ये नून लीग के टाउट का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी मेरे साथ बदमाशी की गई है, मैं कोर्ट से इस हवाले से रब्ता करूंगा और मुझे इंसाफ चाहिए। शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी की वजह क्या है जी? उनको मुतज़ाद इतलात आ रही हैं, लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अब से कुछ देर के बाद शेख रशीद साहब को ऐसे रात को कहा गया था कि सुबह 8 बजे उनको पेश किया जाएगा, लेकिन अभी 9:05 हो गए, अभी तक शेख साहब को पेश नहीं किया गया। उम्मीद ये की जा रही है कि अब से कुछ देर के बाद शेख साहब को कचहरी में पेश किया जाएगा। उनके खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है उसके मतन के मुताबिक शेख रशीद ने इमरान खान के कत्ल की साजिश से मुतल्लिक आसिफ जरदारी पर इल्जाम लगाया था और पीपल्स पार्टी के नायब सदर जो हैं राजा इनायत, उनकी दरख्वास्त पर शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया है। और साथ साथ FIR के मतन में कहा गया है कि शेख रशीद ने आसिफ जरदारी पर दहशतगर्दी की खिदमात लेने का कहा और साथ साथ तमाम बयान तैयार करदा साजिश के तहत दिए गए हैं। शेख रशीद, आसिफ जरदारी उनके खानदान के लिए मुस्तकबिल में खतरा और मुस्तकिल खतरा पैदा करना चाहते हैं और ये साजिश का हिस्सा है शेख रशीद। इन्हें इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्म है। दूसरी जानिब कल इमरान खान, जिनके बयान के बाद ये सूरत हाल पैदा हुई है, जिन्हें 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस जारी किया जा चुका है पीपल्स पार्टी की तरफ से, इनकेस अगर वो 15 दिन के अंदर अपने बयान पर माफी नहीं मांगते तो कल पीपल्स पार्टी की उन्होंने इमरान खान की साख को नुकसान पहुंचाया है। तो ये भी उनके ऊपर इल्जाम मौजूद है कि जी उन्होंने आसिफ जरदारी की साख को नुकसान पहुंचाया। तो कल इमरान खान साहब ने कहा कि वो अपने अल्फाज पे स्टैंड करते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन है कि उनको मरवाने के लिए, कत्ल करवाने के लिए जरदारी साहब ने किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पैसे दिए हैं। कल इमरान खान साहब ने फिर अपने बयानात के हवाले से ये बात की है। अच्छा जी, हम ताज़ा तरीन सूरत हाल जरा सबसे पहले इस्लामाबाद कचहरी से ले लेते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है, लेकिन इसके साथ साथ सीनियर तजियाकार इम्तियाज गुल साहब भी हमारे साथ होंगे। उनसे हम इस सियासी सूरत हाल पे एज यूजुअल उनसे तजिया भी लेंगे कि अब उस सूरत हाल को कैसे देखें। गुल साहब, आप के शुक्रिया के साथ और आपको वेलकम करने के साथ हम जरा बढ़ेंगे अपने कोरेस्पोंडेंट की तरफ जो इस्लामाबाद कचहरी में मौजूद हैं। हसीब हनीफ हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताइएगा, 8 बजे पेश करना था शेख रशीद साहब को इस्लामाबाद कचहरी में, अभी तक उनको लाया गया है या नहीं? और ताज़ा तरीन सूरत हाल आप कचहरी में क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएं कि आज 8 बजे पेश करना था शेख रशीद अहमद को। यहाँ पर इस्लामाबाद की जो कचहरी है यहाँ पर जज की अदालत में पेश किया जाना था, ताहम अभी तक जो है शेख रशीद को यहाँ पर पेश नहीं किया जा सका। यहाँ पर आपको बताएं कि अब तक की सूरत हाल ये है कि कुछ कारकुनान उनके यहाँ पर पहुँचे और उनके जो करीबी रिलेटिव, उनके भतीजे हैं शेख राशिद शफीक, वो भी यहाँ पर पहुँच आए हैं और वो इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद ये तवक्को की जा रही है कि शेख रशीद को यहाँ पर अदालत में पेश किया जाएगा और पुलिस की जानिब से उनकी जो है वो जिस्मानी जो रिमांड है उसकी इस्तदा की जाएगी। आपको बताएं कि शेख रशीद को जो है रात को तकरीबन 2 बजे के करीब जो है उनके घर से गिरफ्तार किया गया था और उन पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया है दरख्वास्त गुजार की जानिब से, मदई जो है इस मुकदमे का, उसकी जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर जो इल्ज़ाम लगाया है कि साजिश के तहत साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को मरवाने का या कत्ल करवाने का मंसूबा तैयार किया गया है, वो उससे आसिफ अली जरदारी की जो शोहरत है उसको नुकसान पहुंचा है और उनके जो जान है उसको नुकसान का खदशा है। इस मुकदमे के तहत जो शेख रशीद हैं उनको गिरफ्तार रात को किया गया और गिरफ्तारी के वक्त आपको बताएं कि उनके घर। ठीक है, आप साथ रहें, हम दोबारा आपकी तरफ आएंगे। सीनियर तजियाकार इम्तियाज गुल साहब भी चूंकि मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। गुल साहब, गिरफ्तारियों का मौसम है
और ये मौसम ऐसा है जिसमें खिज़ा नहीं आती पाकिस्तान में। हमें तो जब से कम मैंने आंख खोली है पिछले कोई 30 साल से, तो 3 दहाइयों से तो हम यही देख रहे हैं कि आप आए, आपने मुझे पकड़ा, मैं आया, मैंने आपको पकड़ा, और यही सिलसिला चल रहा है जी। इसकी एक नई एपिसोड या नया सीजन शुरू हो चुका है। आप क्या कमेंट है आपका, क्या कहेंगे आप? जी, मैं 50 साल से ये देख रहा हूँ। जब 10-12 साल का था तो उस वक्त से सिलसिला ये शुरू हुआ था। इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक सूरत हाल है। पीटीआई की शंदाना गुलजार साहिबा हैं, उनके खिलाफ भी टीवी पे कोई बात करने पे मुकदमा FIR बाकायदा दर्ज होगी। एक सिटी मजिस्ट्रेट ने उन पे ये FIR दर्ज की है। अब शेख रशीद साहब को अब हमने सुना कि वो महज इस बात पे अब गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक सदर आसिफ जरदारी ने उनको इमरान खान को कत्ल कराने के लिए कोई साजिश की है। तो मैं तो एक 1960-1970 के अशरे में चला गया हूँ, जब इंडोनेशिया में, उसके बाद फिर 1970 की दिहाई में साउथ अमेरिका में इस किस्म की खौफनाक हुकूमतें थीं कि जिसमें टॉर्चर, इस तरह की गिरफ्तारियां, मुकदमे, गद्दारी के इल्ज़ामात, मालूम नहीं किन किन इल्ज़ामात के तहत अपोजिशन को दबाया जाता था। मुझे ये लग रहा है कि हम 1970 की जो दहाई है उसमें चले गए हैं वापस, और पाकिस्तान मूव भी इसलिए नहीं कर रहा, आगे बढ़ नहीं रहा है कि एक घन चक्कर में फंसा हुआ है पाकिस्तान के। हर नया आने वाला हुक्मरान अपने मुखालफिन को उन्हीं पुराने हथकंडों के ज़रिए हंट करने की कोशिश कर रहा है, जलील करने की कोशिश कर रहा है। जो फवाद चौधरी के साथ हुआ, उनसे पहले बहुत सारे। तो एक बतौर पाकिस्तानी मैं, आप यकीन कीजिए कि मैं सिर्फ 3 साल बाहर रहा था, 1988 में वापस आ गया था 27 साल की उम्र में, इस अज़्म के साथ कि मैं पाकिस्तान में अपना करियर बनाऊंगा, यहाँ पे खिदमत करनी है मैंने। लेकिन आज देखिए, इतना अरसा गुजर गया वापस आए हुए भी, 1988, अब देख लें 34 साल हो गए हैं। लेकिन मेरी आंखों में इस वक्त आंसू आ रहे हैं सिर्फ ये बात सोच के कि दुनिया कहाँ पहुँच गई है। इंडिया को आप देखें, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में उसने अमेरिका के साथ एक, कल ही उनके मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ है, और हम यहाँ पे उन 150 साल पुराने कवानीन का सहारा लेके और सिर्फ उन लोगों को, मुखालफिन को ज़ेर अताब लाने की कोशिश कर रहे हैं जो हुकूमत से नाराज हैं, हुकूमत के खिलाफ हैं या फौज के खिलाफ हैं। बतौर पाकिस्तानी मेरा सर आज बहुत सरनगू है, बहुत शर्मिंदगी है मुझे इन हालात पे जो हमारी इस सियासी और फौजी अशराफिया ने पैदा कर दिए हैं। यूर राइट आजगुल साहब, आप समेत हर पाकिस्तानी इस वक्त दिल बर्दाश्ता ही है इस सूरत हाल में, क्योंकि हम जिस मुल्क के रहते हैं, जहाँ पर वहाँ के हवाले से अपने मुस्तकबिल को सोचते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की सियासत हम देख रहे हैं इसमें को हमें मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। दूसरी जानिब ये जो गिरफ्तारियाँ हो रही है इम्तियाज़ गुल साहब, इसका एक बहुत सारी वजूहात हैं, जिससे आपने खुद भी कहा कि सियासी इंतकाम भी हो सकता है कि अपने मुखालिफिन के खिलाफ ये हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब कल खान साहब ने भी स्टेटमेंट्स अपनी कुछ ऐसी दी। ऑब्वियसली अभी मुल्क इस सूरत हाल में है, ऐसे में एक पार्टी के सरबराहान को, चाहे वो नून लीग से हो या तहरीक इंसाफ से हो, उनको इस तरह की स्टेटमेंट्स देना, दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिया बनाना, अपने मुखालिफिन को निशाना बनाना। दूसरी जानिब जो अपने हवाले से भी उन्होंने बात की कि जो अपने कत्ल की साजिश है उसमें मुख्तलिफ रहनुमाओं का उन्होंने नाम लिया। आपको लगता है कि इतना डायरेक्ट अटैक होना चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडर की जानिब से, जबकि ऑलरेडी मुल्क में इतना कयास है? देखिए जी, बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए, चाहे वो इमरान खान है, चाहे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ है, कोई भी हो। सबूत के बगैर, मतलब ठोस सबूत के बगैर, शवाहिद के बगैर इस तरह की बात करना, इससे ना आपके कॉज को कोई फ़ायदा होगा, ना मुल्क का कोई फ़ायदा होगा। तो जितने भी बड़े सियासी रहनुमा, चाहे वो सियासी हैं, फौजी, उनको बड़े सोच विचार के साथ बात करनी चाहिए, इसलिए कि सियासतदान का कहा हुआ हर लफ्ज़ उनके फॉलोअर्स के लिए, जो चाहने वाले होते हैं, बड़ा एक मुकद्दस एक लिहाज से होता है, वो उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है तमाम सियासी क़यादत पे बहुत बड़ा फ़र्ज़ आयद होता है कि वो नाप तोल के बात करें। ये बेजा के इल्ज़ामात और हवाई बातें करने से आप कोई
अच्छी रिवायत कायम नहीं कर रहे हैं। तो मेरी दरख्वास्त होगी तमाम सियासी माओ से कि एक दूसरे के हवाले से इस तरह की बातें ना करें जो कि खामखा आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको मुश्तिल भी करें और उसमें आपका भी भला नहीं होता और मुल्की हालात को मजीद खराब करें, इश्तिहाल दें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, जरदारी साहब के हवाले से मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि इस केस में जो मरकजी किरदार हैं अब वो आसिफ जरदारी साहब हो चुके हैं, और जरदारी एक ऐसे सियासतदान हैं जो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हामी नहीं है। उन्होंने खुद भी जेल काटी। जब उसके बाद उनके कुछ इंटरव्यूज आप देखें तो मुसलसल कहते हैं कि जी हमारे दौर में हमने कोई सियासी कैदी नहीं बनाया। वो इस चीज़ को फेवर नहीं करते, और मुझे लगता है कि विद द टाइम इन दोनों जमातों ने एक दूसरे को इतना विक्टिमाइज किया कि इन दोनों जमातों ने सीखा था, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, और सूरत हाल 2013 से 18 के दरमियान कम अज कम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से इतनी ज्यादा संगीन नहीं रही जितनी अब दोबारा हो गई है। तो ये जरदारी साहब या इनके हामियों को क्यों ये दोबारा करना पड़ रहा है कि वो इमरान खान को हरजाने के नोटिस भी कर रहे हैं, फिर उन्हीं के जो पार्टी के रहनुमा है उनकी दरखास्त पे शेख रशीद गिरफ्तार भी हो रहे हैं? आर दे जस्ट वांट टू गेट बैक टू द 90s पॉलिटिक्स, या फिर इमरान खान ने उनको इस आगे खड़ा कर दिया कि दे आर सपोज टू रिस्पॉन्ड अपने डिफेंस में, अदरवाइज वो कहते हैं ना कि आप नहीं अटैक करेंगे तो फिर खुद मारे जाएंगे, ऐसी सूरत हाल है? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इन्होंने सियासी विक्टिमाइजेशन तो नहीं की, लेकिन 2013 और 18 के दरमियान पीपल्स पार्टी और PMLN के रहनुमाओं ने, खुद बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी ने, शरीफ घराने, और उन्होंने इनके बारे में जो कुछ कहा वो सबको मालूम है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जो एजेंडा इमरान खान लेके चल रहे हैं, आप उससे इत्तेफाक करें ना करें, वो पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत के जहनों में, दिलों में घर कर गया है। और बुनियादी तौर पे वही है कि हम पे इस वक्त गुज़िश्ता 70 बरसों के दौरान जिन लोगों ने हुक्मरानी की है, जिन जमातों ने, जिन ग्रोहों ने हुक्मरानी की है, वो पाकिस्तान को इस नहज तक लेके आ गए हैं कि $1 अरब का कर्जा हमने IMF से लेना है, $1 या $2 अरब का, और उसके लिए हमने हर किस्म की शराइत माननी पड़ गई हैं। उसमें झूठ भी है, मुनाफकत भी है। यानी इसहाक डार साहब और जो खुद नवाज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह मैं समझता हूँ झूठ बोला गुज़िश्ता 2 दिन पहले बात करके कि यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में 400 अरब रुपए खर्च हुए सिक्योरिटी पे, तो सिक्योरिटी ऐसी क्यों हो गई? यानी बड़ी बचकाना सी बात है भाई। जब GHQ पे आके 2009 में कब्जा कर लिया था दहशतगर्दों ने, तो क्या उस वक्त आपने फिर सवाल किया था फौज से कि आप तो इतना बजट खाते हैं कौम का, तो यहाँ पे कब्जा क्यों हो गया? ISI के हेडक्वार्टर्स उड़े थे। तो हमारे सियासतदानों में जो जहनी लेवल है वो बहुत गिर गया है, और उस वजह से ये इन्होंने मजीद इसको बढ़ावा मिल रहा है, जो बाहमी नफरतें हैं उसको। तो अच्छी बात है। इसको रिवर्स गियर कैसे लगाना है जी? ये बातें तो यकीनी तौर पे आप ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसको फिर रिवर्स गियर कैसे लगाना है कि हमारी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, जो हमारी अशराफिया इदारों के सरबराहान है, सभी मिलकर, पाकिस्तान तो सबका है, और ये फौज, अदालतें, हुकूमतें, ये सब तभी हैं पाकिस्तान है, तो अगर नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है। तो इसको रिवर्स गियर कैसे लगाना है? कैसे इस सिचुएशन को काम डाउन किया जा सकता है? देखिए जी, जब तक ये लोग अपने ज़ाती और अपने पार्टी के मफादात से बालातर होके नहीं सोचेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान यूं ही सिसकता रहेगा। और ये तमाम रहनुमा, जितने भी बड़े रहनुमा हैं बड़ी पार्टियों के, जो कि ज़्यादातर इक़्तिदार में रही हैं, 15 साल से तो ये एक पार्टी सिंध में बरसर इक़्तिदार है, तो लोग तो अब इनसे पूछ रहे हैं ना कि 15 साल में आपने क्या किया। जो पार्टी पंजाब में है 30 साल से, लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया है। पाकिस्तान के इंडिकेटर्स जो हैं, चाहे सेहत में हैं, चाहे तालीम में हैं, चाहे गवर्नेंस में है, रूल ऑफ लॉ में है, हमारी अदालतें क्यों 139 में से 130वें नंबर पे हैं? ये वो चीज़ें जो आप सोचते हैं, मैं सोचता हूँ, और आप जैसे बेशुमार लाखों मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की इतनी ख़राब कारकर्दगी क्यों है। तो ले देखे ज़ाहिर है फिर बात तो नहीं पे आ जाते जिन्होंने हम पे हुक्मरानी की है, चाहे वो जर्नैल थे, चाहे वो हमारे ये सियासतदान थे। सही। अच्छा इम्तियाज़ुल साहब, दूसरी जानिब अब ये तो हो गई मुल्की सियासत की बात, लेकिन जो अब एक इंडिविजुअल पार्टी सियासत है उस पर भी बात करते हैं। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से, जब से उनकी लंदन से वापसी हुई है, बड़ी वो फुली चार्ज आई हैं, उसके बाद वो मुख्तलिफ जगहों पर जो खिताब भी कर रही हैं, उसमें दीगर बहुत खुलकर बातें कर रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो पार्टी के अंदर एक जो हम जो कह लेना एक फूट पड़ने की कुछ इंडिकेटर्स आ रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की जो स्टेटमेंट थी वो भी एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल उसने प्ले किया। दूसरी जानिब मुफ्ती इस्माइल साहब नाराज नजर आते हैं, सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब ने भी
इस हवाले से कुछ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू दिए, पार्टी पे तनकीद की। आपको लगता है कि जो नून लीग के अंदर के मामलात हैं ये इनकी जो ओवरऑल सियासत है उस पर भी इम्पैक्ट डाल सकते हैं, स्पेसिफिकली मरियम नवाज साहिबा के बारे से बात की जाए तो? जाहिर है जब एक पार्टी के जो ताहयात चेयरमैन हैं नवाज शरीफ साहब, वो अगर चाहें कि उनकी बेटी मुस्तकबिल की वज़ीर आज़म है तो उनके फिर इर्द गिर्द जो फिर वो तो बच्चे जमहूरी की हैसियत रह जाती है उनकी ना। शाहिद खाकान अब्बासी जैसे लोग, बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज हैं, खुर्रम दस्तगीर हैं, ये सारे पढ़े लिखे लोग, मैं तो इनको कई दफ़ा कहा भी है कि क्या आप लोग सारी उम्र यूँ ही तालियां बजाते रहेंगे इनके लिए, इस हुक्मरान घराने के लिए या बिलावल जरदारी के लिए? तो ये एक बहुत बड़ा डिलेमा तो है उन लोगों के लिए कि जो हर वक्त इनके पीछे पीछे लगे रहते हैं। तो उनको खुद और पाकिस्तान के अवाम अब यही सोच रहे हैं कि क्या हर वक्त यही लोग सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला बने रहेंगे, कभी दूसरों को भी कोई चांस मिलेगा कि नहीं? तो मैं इस बात पे आपसे इजाज़त चाहूँगा, मुझे अब एक और बड़ा ज़रूरी काम है। जरूर 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 थैंक यू गुल साहब, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार। कहीं इनको जाना था, इन्होंने हमें पहले बताया था, सो इसलिए खैर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हसीब मौजूद हैं। तो हसीब से ज़रा, हसीब कैन यू हियर अस? सुन सकते हैं आप हमें? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन सकता हूं। जी जी, अच्छा हसीब, मैं वो पूछने ही वाला था लेकिन हमने कहा जरा इम्तियाज़ गुल साहब से पहले बात कर ली जाए। क्या सूरत हाल है जी? कोई कारकुनान पिंडी से आए हैं शेख रशीद साहब के लिए, तहरीक इंसाफ के, उनकी अपनी जमात के, चूंकि उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से तो नहीं है, अवामी मुस्लिम लीग उनकी अपनी जमात है, तो क्या कोई कारकुनान भी आए हैं? सिक्योरिटी सूरत हाल क्या है इस वक्त कचहरी में? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि वैसे तो कचहरी की सिक्योरिटी हमेशा से ही सख्त होती है, लेकिन जब कोई ऐसा लीडर जब पेश होना होता है किसी अदालत में, तो उस अदालत के बाहर भी बड़ी तादाद में जो पुलिस एहलकार हैं वो पहुंचा दिए जाते हैं और सिक्योरिटी सख्त कर दी जाती है। कारकुनान की बात करें तो कारकुनान चूँकि शेख रशीद रावलपिंडी से ही हैं और उनका काफ़ी यानी कि बड़ी तादाद में उनके लोग इधर चाहने वाले हैं, तो कारकुनान भी अभी तक आए हैं लेकिन उस तादाद में नहीं आए जिस तरह के होने चाहिए थे। और कारकुनान की एक बड़ी तादाद तो नहीं, लेकिन कारकुनान इधर कचहरी में उनके मौजूद हैं और उनके जो भतीजे हैं जो कि साबिक MNA भी हैं, शेख राशिद शफीक, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो भी जो मुतलका जो अदालत है जो उसमें मौजूद हैं। जी ठीक है, ठीक है हसीब। अच्छा ये भी बताइए कि आप कह रहे हैं कि कारकुनान की इतनी बड़ी तादाद नहीं है, क्या ये मालूम हुआ है कि कौन से जज साहब हैं जिनकी अदालत में पेश किया जाएगा शेख साहब को? और एक और सवाल जो बड़ा अहम है, क्या शेख साहब पे एक ही FIR है जिसके तहत उनको पकड़ा गया है? क्योंकि रात को जब पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था तो कुछ चैनल्स रिपोर्ट कर रहे थे कि पुलिस के मुताबिक उनसे कुछ शराब की बोतल बरामद हुई है और कोई असला बरामद हुआ है। तो जाहिर बात है ये तो वो दफात नहीं है जो इससे पहले जरदारी साहब की धमकियों के हवाले से दफात हैं। तो क्या पुलिस ने कोई नई FIR दी है या वो इन्फॉर्मेशन महज मफरूजों पर मबनी थी? क्या इतलात हैं आपके पास? जी आपको बताएं कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उमर शबीर, उनकी अदालत में आज जो शेख रशीद हैं उनको पेश किया जाएगा। और FIR के बारे में बताएं कि वही जो धमकियों वाला या जो मुबैना जो साजिश का जो मामला था वही FIR अब तक जो है शेख रशीद पर दर्ज है और दूसरी जो FIR है उस हवाले से अब तक कोई मालूमात नहीं है। और इसी FIR में शेख रशीद को जो है वो उसके जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा है पुलिस की जानिब से वो आज जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर से की जाएगी। जी अच्छा ये भी बताइएगा हसीब के अभी 8 बजे के टाइम जो दिया गया था उसके मुताबिक तो अभी तक ले आना चाहिए था, क्या वजूहात है ताखीर की शेख रशीद? कोई आपकी इतलात हो? नाश्ता तो नहीं करा रहे इस्लामाबाद पुलिस वाले शेख साहब को? पुलिस वाले ये तो नहीं हो सकता। जी नाश्ता जी नाश्ता तो ज़ाहिर बात है, नाश्ता तो एक मुल्जिम या जो भी होता है उसका कानूनी हक होता है कि नाश्ता तो वो करता है। लेकिन अब हमारे पास जो मालूमात हैं वो ये हैं कि 10 बजे के बाद ही उन्हें पेश किया जाएगा। अब तक उन्हें पेश नहीं किया गया, लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं और जो मुतलका जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं वो भी यहाँ पर कचहरी में मौजूद हैं। हाँ। ठीक है। अच्छा हसीब, कुछ ऐसे हमारे देखने वाले जरूर हैं जो अलग सुबह हमें ज्वाइन करते हैं और रात को नहीं देख रहे होते, उनको जरा बताइए इस वाक़े का पस मंजर क्या है? ये वाक़या कैसे हुआ, कैसे शेख साहब को गिरफ्तार किया गया? जी शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने एक बयान दिया था जो कि इमरान खान के उस पर मबनी था कि उनको इमरान खान को कत्ल करने की जो है वो एक साजिश की गई और उसके पीछे जो हैं वो आसिफ अली जरदारी हैं। और इस मामले पर जो है आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो है इमरान खान को भी एक नोटिस भेजा गया, जबकि शेख रशीद के खिलाफ जो है रावलपिंडी से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नायब सदर हैं उनकी जानिब से एक मुकदमा दर्ज कराया गया, जिस पर आज रात को तकरीबन 2 बजे के करीब शेख रशीद के घर पर
पर छापा मारा गया और शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया। जब शेख रशीद को गिरफ्तार करके थाने में लाया गया तो उस मौका पर उन्होंने साफियों से भी कुछ गुफ्तगू की, जिस पर उनका कहना था कि मुझे मेरे जो गार्ड्स हैं और मेरे जो घर के कुछ लोग हैं उन पर तशद्दुद किया गया, और उसके अलावा जो हमारे जो दरवाजे और घर में जो है तोड़ फोड़ भी की गई है। और उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि जो SHO है थाना अपारा का, वो भी मुस्लिम लीग नून का जो है वो बंदा है, और उसको भी उनका ये कहना था कि मैं आपको देख लूंगा। और शेख रशीद काफी गुस्से में नजर आ रहे थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसीब, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। हसीब हनीफ हमारे नुमाइंदे इस वक्त इस्लामाबाद F8 कचहरी में मौजूद हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। शेख रशीद अहमद अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह, साबिक वजीर दाखिला, उनको रात को गिरफ्तार कर लिया गया है तकरीबन 2 बजे के करीब। पुलिस ने क्लेम किया कि उन्हें मरी रोड से पिंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया, यानी कि पंजाब पुलिस ने, और बाद में ये पता चला कि उन्हें इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और जो FIR उनके खिलाफ है वो थाना अपारा में। और यहाँ पे ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि ये जिस FIR के अगेंस्ट उन्हें गिरफ्तार किया गया, इसमें एक रिटन जो अपॉलॉजी है वो भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करती रही है ऑफिशियली, क्योंकि मुझे नहीं मालूम इसलिए मैं ऑफिशियली नहीं कह रहा, लेकिन एक रिटन अपॉलॉजी उनके वकील की तरफ से दी गई थी और शेख साहब ने डिसएसोसिएट किया था अपने आप को ऐसी किसी भी धमकी से, और ये कहा था कि ये तो इमरान खान साहब का एक बयान था जिस पे उन्होंने बात की थी, उन्होंने बाज़ाबिता तौर पे कोई धमकी जरदारी साहब को नहीं दी। लेकिन अब रात को उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सो देखते हैं कि क्या सूरत हाल सामने आती है। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए जनाब। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट सफर शर्त, जिसमें वकार अहमद मलिक हमें वादी सून के हवाले से तो बता रहे हैं, लेकिन आज ऊंटों के हवाले से कोई स्पेशल चीजें जो शेयर करें। देखते हैं आज का सफर शर्त। सारबां कहाँ गए, कारवां कहाँ गए, कहाँ गए वो कि जिनके चलने से साथ ऊंट चलते थे। ऊंटों के गले में घंटियां बजती थीं। वो काफले सिर्फ काफले नहीं थे, वो गिरोह थे जो अर्जी मंजर को मौसीकी से नवाजते थे। ऊंटों का हार सिंगार जमीन की तजीन थी। वादी सून में इन सारबानों की ये नायाब तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें 1932 की हैं जो एक मशहूर आसारे कदीमा के माहिर ने उतारी। ऊंट गए, ऊंट वाले गए, यही सस्सी को अंदेशा था और ये अंदेशा दुरुस्त साबित हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्त। और मुझे वादी सून में घूमते हुए एक बुजुर्ग नज़र आए और इनके साथ एक ऊंट है, और ऊंटों के हवाले से मेरी ख़ास उनसीयत है, वो आपको बताता हूँ कि उसकी क्या वजह है। शेफर्ड्स हैं, चरवाए हैं, ये तमाम ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि मेरे लिए बड़ी एक कशिश रखते हैं, क्योंकि ये स्टोरी टेलर होते हैं, इनके पास कहानियाँ होती हैं, इन्होंने शौक़ पाले होते हैं कई, और मुख्तलिफ जहतें देखी होती हैं। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कमाल एक तजर्बा होता है किसी भी इस तरह के बंदे से बात करके। और ये जो ऊँट है उसके वाले से मेरी उनसीयत के वाले से ये बताऊँ कि मेरे जो नाना है उन्होंने भी ऊँट रखे हुए थे, और हमारा जो एक कमरा था वो बाकायदा मुख्तस था। ये जो ऊँटों के आपको जेवरात नज़र आ रहे हैं और गहने नज़र आ रहे हैं, इसके लिए वो पूरा कमरा भरा हुआ होता था। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आशिक हुसैन जी। मोहम्मद आशिक हुसैन साहब हमारे साथ हैं, और इनसे मैंने कुछ ऐसे सवालात पूछने जो आपके भी इल्म में इजाफा करेंगे, क्योंकि पुराने वक्त में ट्रांसपोर्टेशन मेन जो थी वो ऊँट थे। ये जितनी भी सूंस केसर की वादी है, खुशाब, तलागंग, ये पूरे इलाके में, और एक बड़ी बड़ी कमाल रवायत थी। और इनकी जो गप्पें थी और इनकी जो गुफ्तगू थी, इनकी जो बैठकें थी, इनकी जो बहुत तवील मुसाफतें ये तय करते थे और ऊँटों के साथ जो मोहब्बत करते थे, कमाल है। आपके ये जो ऊँट है जी, अब आपको ये कमाई का जरिया तो नहीं है मेरा ख्याल? नहीं जी, हूँ कमाई का जरिया एडा उठ का नहीं नहीं जी। तो फिर आपने ये क्या क्यों रखे हुए हैं? रखो ये भाई शौक तो थोड़ा बच्चा ले लिया तो शौक है, उसे पालिया बड़ा थी गया तो बात बेच देता। ठीक है, अभी बुनियादी तौर पे आपका शौक है? जी शौक है, शौक तो रखो है। और ये बताएं कि ये जो मेले वेले भी हैं अभी तक खत्म हो गए? जी मेले हैं जी, इतने असडे को मेला बाबे साड़ी वाला सरकार उस दोते असडे उठ जेड़े नो वहने 3 महीने दे विच वो मेला लगना। तो अच्छा उसमें क्या मेले में आप मुकाबला होता है ऊँट का? कोई मुकाबला नहीं, सिर्फ शौक तो गए। अच्छा बंदे आसन उन वेखने वाले जेड़े शौकीन लोग वो आखसन भाई ये उठ चंगा ते ये कस्सा ऐसा ये ऊँट अच्छा है, जी हाँ। अच्छा नहीं है। अच्छा वादू गल ये भाई जेड़ा किसे पसंद लग सी तो वो खरीद गई सी। ठीक है।
ते ये जो ऊँट है इसकी ये जो मुकाबले से मेरी मुराद ये है कि खूबसूरती का तो मुकाबला होता है ना, खूबसूरती था हैं? जी खूबसूरत। आप कैसे यानी आप करते हैं कि ये ऊँट खूबसूरत है? मैं अगर आपसे सवाल पूछूं क्या होगा, उसकी क्या खसूसियात? खसूसी जिन्हें जनाब असी वेखने ना जेड़े उठ पालने वाले रखने वाले ते जेड़ा उठ पूरा मिसाल है असां दिसे भाई ये उठ दा रंग भी ठीक है, मुंह हड्डियां सारा कुछ आगा पीछा ठीक है, तो वो बंदे शौक तो शौक से खरीदते हैं। तो रंग में कोई खास रंग है जो ऊँट के लिए यानी ये मुनफरिद रंग है? दो रंग हैं जी। उठ का जेड़ा सही रंग है ना जिसा शौकीन पसंद करने, या काला रंग तो या रत्ता रंग। सुर्ख रंग और काला रंग जो है ये सबसे बेहतरीन रंग है ऊँट में। ऊँट में दो रंग हैं। ठीक है। और ये जो है उस ऊँट को खूबसूरत कहा जाएगा जो काला होगा। जी काला हो, ये काला है। अच्छा इधर रंग रूप मुंह मत्था जड़ा वो ठीक है। साडे इस इलाके दे विच देसी ऊँट, अच्छा देसियां दे विचों बात जिस ऊँट दा खूबसूरत मुंह है। अच्छा मुंह को भी खूबसूरती है? खूबसूरती वो क्या है? आँख उसके ये सारी बनावट जो है ना ये निकौड़ा। अच्छा ये जिसदा ए हाँ ये जो उठे दा लम्मा है या लड़का जिवें तोते दी मिसाल है असि चौंक उस तरीके दा है। तो ये खूबसूरत आँख की भी खूबसूरती है। खूबसूरती है एकना उठा दी जेड़ी अख होनी है ना जेड़ी बाहरों चिट्टी होनी वो उठ खतरनाक भी होना। अच्छा वो खतरनाक है जिसकी बाहर से सफेद है? सफेद है। अच्छा। यदि काली आँख है वो इतना नहीं होनी। ये काली है। यदि काली आँख है कोई दे समझे तो मारने डरने दा कोई इसकी मसला। अच्छा 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 अच्छा। अब हम आते हैं असल बात की तरफ। वो है कि ये जो इसने पहने हुए हैं ये कौन बनाता है? ये जी मैं आप बनाया है सामान जितना भी है गानी इसको असी कहते हैं। ये मैं अपने हाथ ना बनाया। अच्छा इसके मुंह के ऊपर भी वो एक आता था आए जी वो भी आए उसका सिरमोरा कहते हैं। सिरमोरा जी हाँ वो बिल्कुल है। अच्छा आए जड़ी ये समझते भी गानी इधर विच हुन टली पाई हुई ये बगैर टली दे इधर ये जड़ा खूबसूरती बन गई। ये जो घुघरू है ये तमो पुराने जमाने दे जिन्ना लोग जिमें हुन तुसी दस रहे हो भाई साडा नाना उठ रखने उस टाइम दे जड़े ये पुराने घुघरू इस सदे ने उभे दे असड़े बुजुर्ग उदो बन के आने हुन तो इदे नाल दा घुघरू बन भी नहीं रहा। ये तो अभी चीजें मिलती नहीं है। तो जी ये आपकी पुरानी आ रही हैं? ये पुरानी आ रही अब तो नहीं मिलती नहीं ओ इथे हुन इदे नाल दा नहीं मिल। तो अब आपके बच्चे जो हैं उनको कोई शौक है ऊँट रखने का? जी है। अच्छा उनको है? जी हाँ बिल्कुल है। ऊँटों से आपको प्यार है ना? जी है। तो जब आप बेचते हैं तो वो थोड़ी तकलीफ भी होती है, पैसे भी आते हैं, अच्छी बात है, खुशी है, लेकिन वो मजबूरी होती है। लेकिन वैसे होता है होगा कि आप ये जेड़ा हुन बंदा एक उठ विचे ना अच्छा पीछे उसदा करे ना रवे हाय हाय मैं बड़ा चंगा हुआ उस बंदे दा नुकसान होवे जिसले दे देता अपने पैसे गिन के दिन माशाल्लाह ठीक है उसको दुआ देनी चाहिए जिसने ली है। ठीक है इस वास्ते ओ हुन उठ मंडा ओ पिंडी दे इलाके दे विच खड़ा हुन इस कलाम शरीफ उस उठे आवना। अच्छा 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 वो किदा मौका मिले तो बात उत्थे अगर मुलाकात होवे तो तुसां विक सही भाई कितना खूबसूरत हुन तो माशाल्लाह अल्लाह यातियां करो वो बंदे हो सकना। मुझे हानी इंशाल्लाह आप मुझे ये बताएं कि पुराने जो ऊँटों के काफिले थे जो लंबे सफर करते थे तो उनको एक तो आपस में दोस्तियां थी वो जो ऊँटी थे जी हाँ। और कई जगहों पे वो बैठते थे, कई जगहों पे वो उनकी बैठकें होती थी, लंबी पूरी रात बातें करते थे। अब वो रहा है कि नहीं रहा? वो हुन जेड़ा होता है वो नहीं है क्योंकि पहले तो इंजे भाई हुन ये जितना वादिया सुन सके सरे ये विच गड्डियां सडे जेड़े बुजुर्ग है उन समझे तक गड्डियां ते माल नहीं आना ऊँट ते आना है। अच्छा एक जो बड़ी अहम बात है वो ये हम अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं, मैं समझता हूँ आपसे अगर हम पूछेंगे आपको पता होगा, ये कहते हैं कि ऊँट अपने दिल में कीना रखता है। किवें जी मां समझ मसलन आपने अगर ऊँट को कुछ कहा है या आपने ऊँट को मारा है तो ये बात अपने दिल में रखता है, चाहे इसका बदला वो 5 साल बाद ला। ओ जी बिल्कुल ना जेड़ा उठ खतरनाक है ना मैं जो तो सफेद वाली जोड़ो उठ बंदे ना भिड़ना है वो बिल्कुल वो रखता है कि रखता ये सफेद आंख वाला कीना रखता है। ये आज तो मेरे लिए वो बिल्कुल रखना है उस बंदे ते जिसले वो वार जिसले उसा ढो देसी बंदे ते वार करे चाहे उसको जब मौका मिले जिसले मौका उसकी याददाश्त में ये चीज है बिल्कुल ये जड़ा ये करे ना
ये जड़ा हम वैसे मोहब्बत करने वाला जानवर है, मोहब्बत करना, अच्छा प्यार करना, बिल्कुल पीछे पीछे चलता रहेगा। पीछे जड़ा वो मेरे पास एक डाची थी ते असी वो उदी जड़ी वालदा ही फौत हो गई, मर गई। अच्छा वो पूरा लवी है बच्ची जड़ी है जवान पे होनी, वो रोजे है ते रोजे दे विच असी तरावीह ते गए, उदे गोड भी हिन बद्धे होए। अच्छा घर बन के गए, उस जो ख्याल आया वो गोडियां बाहर चल के मस्जिद दे बुई आगे चले, ये सिद्धे समझे तो आप घर रखी हुई और वो मस्जिद दे बुई आगे गई, क्योंकि वो असी नमाज ते गए ना तरावी ते, वो जेड़ी वो इन्हां दा इतना प्यार है, बहुत प्यार। जी हाँ बहुत प्यार है इन्हां दा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है, सबसे पहले तो बात दिया आप, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं चाहता था, अभी तो ज़ाहिर बात है आपने ये ऊँट वैसे अपने रूटीन में ये लेके जा रहे थे, वरना इसका सहरा जो है ऊपर वाला उसको क्या कहते हैं? जी सिरमोरा, उसको सिरमोरा, क्या खूबसूरत चीज़ है सिरमोरा। और बाकी जब ये पूरा सजा होता है तो फिर ऊँट देखने वाला होता है। आपका शौक सलामत रहे, आप सलामत रहें, आपके बच्चे सलामत रहें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। और ये जो ऊँट है ये कमाल है, बहुत ही खूबसूरत है। इस पूरे इलाके की बड़ी खूबसूरत रवायात में से एक ऊँट था। और स्पेशली ये जो इनकी बैठकी हुआ करती थी, वो लोग जो ऊँट रखते थे उनकी रातें पूरी रातें जो हैं वो जो गुफ्तगू होती थी, वो कुछ गुफ्तगू का ऐसा तो सफ़र से मुताल्लिक होता था कि फ़लाँ जगह से गए, फ़लाँ जगह से आए, लेकिन समझिए कि 70-80% उनकी गुफ्तगू का जो कंटेंट था वो सारा ऊँट से मुताल्लिक था, इसके ज़ेवरात से मुताल्लिक था, और वो तमाम बारीकियाँ जो हैं उनकी गुफ्तगू करते थे। सफ़र इरशाद की ये किस्त उम्मीद है पसंद आई होगी, और अगली किस्त में वादी सून की ही किसी अमेजिंग स्टोरी के साथ आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए सफ़र इरशाद। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पाकिस्तान की बेसबॉल के हवाले से। आपको बताएं कि वेस्ट एशिया बेसबॉल कप के फाइनल में पाकिस्तान ने 2023 का जो फाइनल है उसमें फ़लस्तीन को शिकस्त देकर इस एशिया बेसबॉल कप को जीत फाइनल में 3-11 से पाकिस्तान ने शानदार कामयाबी हासिल की। 3 के मुकाबले में 11 पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान कामयाब हुआ। एशियन गेम्स के लिए भी इसके साथ ही पाकिस्तानी टीम ने क्वालिफाई कर लिया, जबकि फाइनलिस्ट पहले ही ताइवान में होने वाली जो एशियन बेसबॉल चैंपियनशिप है इसके लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, जो बेसबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट है। इस हवाले से हमने ज़रूरी समझा कि हम इन प्लेयर से जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उनसे आपकी बात कराएं, टीम से आपकी बात कराएं और उनके फ्यूचर के बारे में भी जाने कि वो क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त अरसलान जमशेद हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान से हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच अरसलान फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको ये चैंपियनशिप जीतने के ऊपर। अपनी इस गेम के हवाले से बताएं, चैंपियनशिप के हवाले से बताएं। फ़लस्तीन को आप लोगों ने शिकस्त दी और उसके बाद ये मैच जीता, कैसा एक्सपीरियंस था ओवरऑल? अस्सलाम वालेकुम। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहले तो शुक्र अदा करता हूं अल्लाह ताला का कि जिसने हमें इतनी इज्जत दी, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जीत के। अच्छा, हमें ये भी बताइए कि इससे पहले क्रिकेट के अलावा पाकिस्तानी कौम तो गेम्स को जानती ही नहीं है। कोई एक आध गेम सामने आती है, फिर हमें पता लगता है कि अच्छा हमारे प्लेयर्स इसमें भी खेल रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बेसबॉल में हम स्टैंड कहाँ पे करते हैं? क्या हमारी इतनी कैपेसिटी हमारी टीम की है अरसलान कि हम बैनुल अक़वामी सतह पे न सिर्फ खेलें बल्कि जीत भी सकें? ये अचीवमेंट तो हमें यही बता रही है। सर, ये आपको पता है कि क्रिकेट के अलावा हमें थोड़ी स्पोर्ट, जो दूसरी स्पोर्ट्स है उसको स्पोर्ट्स थोड़ी कम होती है हुकूमत की। बहुत अच्छा टैलेंट है बेसबॉल में भी, और मैं खुद 10 साल से खेल रहा हूँ बेसबॉल, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, अमेरिका जाके भी, इंडोनेशिया जाके भी। तो ये बस ये है कि हुकूमत थोड़ी सपोर्ट करेगी इंशाल्लाह फेडरेशन को, तो इससे काफ़ी बेहतर होंगे इंशाल्लाह। टैलेंट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में बेसबॉल। कितना एक फ़र्क है इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बेसबॉल का देखें, चूंकि क्रिकेट से बहुत मिलती जुलती गेम है, मुझे तो हमेशा क्रिकेट की जो ना सिस्टर एक गेम है ये, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा क्रिकेट में है क्या वो हेल्प कर सकता है बेसबॉल को, या इंटायरली इसके लिए मुख्तलिफ एटमॉस्फेयर चाहिए और मुख्तलिफ किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए? असलान, सिर्फ इसमें बैटिंग जो होती है वो थोड़ी सी सिमिलर है क्रिकेट से, लेकिन ये है कि दोनों डिफरेंट गेमें हैं, दोनों की लहदा टेक्निक्स हैं, तो इसके लिए लहदा आपको कोचिज चाहिए, लहदा एक इसका अपना समझ लीजिए कि लहदा गेम है, वो एक लहदा गेम है। अच्छा। दोनों के जो बिल्कुल जो टेक्निक है बहुत डिफरेंट है। अच्छा, ये बताएं अरसलान, जो आप लोगों को फैसिलिटीज़ पाकिस्तान के अंदर मिलती हैं इस स्पोर्ट को लेकर, क्या वो इनफ हैं? और जब आप लोगों ने यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे ये मुकाबले खेले हैं, सो हाउ डू यू थिंक कि ये मुकाबलों में आपको क्या क्या चैलेंजेस रहे? आपको लगा कि दीगर टीम्स के पास वो टेक्निक्स या फैसिलिटीज़ ज़्यादा थी जो आप लोगों की कहीं ना कहीं लैक कर रही हैं?
मैं तो ये कहूँगा कि माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हमारी फेडरेशन ने हमें काफ़ी फिक्र किया है, लेकिन ये है कि ज़ाहिर फेडरेशन जो अपने लेवल पे कर सकती थी उन्होंने किया है। थोड़ी सी उनको भी चाहिए कि इसमें सपोर्ट करे फेडरेशन को, प्लेयर्स को हर स्पोर्ट्स में, तो उससे और ज़्यादा बेहतर नतीजे जाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान में तो वेस्ट एशिया हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जीत लिया है। आगे जो इंडोनेशिया एशियन या उसके लिए हमें कैंप चाहिए, उसके लिए फैसिलिटीज चाहिए प्लेयर्स को, तो डाइट अच्छी चाहिए, उसके ध्यान करना चाहिए। ठीक है, तो अब इट्स नॉट जस्ट अबाउट वेस्ट एशिया नाउ। अभी मैं अगर इस टूर्नामेंट के हवाले से बहरहाल आपसे पूछूं तो ये कैसा टूर्नामेंट ओवरऑल रहा? कौन सी टीम को आप समझते हैं कि आप ने ज्यादा उसे लर्न करने का आपके लिए मौका था? और हम वेस्ट एशिया, देन ओवरऑल एशिया एंड देन दुनिया की हम बात करें तो हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? बात ये करें कि श्रीलंका की बहुत अच्छी टीम है, जापानीज कोच थे, उन्होंने ट्रेनिंग भी की हुई थी काफ़ी अच्छी वहाँ से। कुछ उनके रशियन प्लेयर जो भेजे हुए थे रह रहे हैं वहाँ पे। और फ़लस्तीन बड़ी अच्छी टीम बन के आई है, पहली दफ़ा आई है, लेकिन उन्होंने हमें हैरान किया है क्योंकि उनमें कुछ 5 प्लेयर्स अमेरिका से थे, अच्छा, जो नेशनलिटी होल्डर, तो वो बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। तो इस तरह काफ़ी मज़ा सबसे। अच्छा, अब आगे जिन टूर्नामेंट्स की हम बात कर रहे हैं, कैसी तैयारी आप लोगों की और अपने जो साथी प्लेयर्स हैं उनके हवाले से भी बताएं कि उनकी गेम या उनकी तैयारी के हवाले से क्या किया जा रहा है? उनकी तैयारी अभी तो ये टूर्नामेंट खत्म हुआ है, अभी आगे है, टाइम है, तो उनका कैंप लगेगा। फेडरेशन हमारा जो कैंप लगवाती है 2 महीने का या 1 महीने का, लेकिन उनको ज़ाहिर उनके लिए वसाइल चाहिए होती हैं, प्लेयर्स की डाइट होता है, आपको पता ही है इस चीज़ का, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको पता है माली लिहाज से भी सपोर्ट की जरूरत होती है। तो देखिए अभी कितना लंबा कैंप लगता है, जितना अच्छा कैंप होगा, जितना लंबा कैंप होगा प्लेयर्स का, तो उतनी उनको मदद मिलेगी। अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है, और अरसलान ये भी बताइए, हम चूंकि मुख्तलिफ टीम्स का कंपैरिजन करें, अमेरिका का तो आई बिलीव ये कौमी खेल है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, बेसबॉल, तो उसको हम देखते हुए पाकिस्तान के अंदर आपने कहा कि इसका अच्छा पोटेंशियल मौजूद है। हम इसको ग्रास रूट लेवल के ऊपर तो ये नहीं खेला जा रहा जैसे क्रिकेट होता है या जैसे कभी हॉकी होता था, तो इसके लिए कैसा एक स्ट्रक्चर आप तफवीज़ करते हैं बीइंग प्लेयर जो हेल्प कर सकते हैं हमें आने वाले वक्त में एक अच्छी टीम बेसबॉल की बनाने में? बेसबॉल टीम ग्रास रूट लेवल पे आ गए तो बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छा टैलेंट है, क्योंकि हम लोग को 17-18 साल की एज में पता चलता है डिपार्टमेंट्स में आके के बेसबॉल में खेलना है। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम कर देते हैं कि बाहर जाके जो जापानीज है, अमेरिकन है, वो बहुत ज़्यादा हमसे इंस्पायर भी होते हैं और हैरान भी होते हैं कि इतना अच्छा बेसबॉल खेलते हैं। तो अगर ग्रास रूट लेवल पे आ जाए तो फिर तो माशाल्लाह हम लोग काफ़ी अच्छा बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है, और इसमें इन मॉन मतलब कहना चाहिए कि टैलेंट कितना रोल प्ले करता है? जैसे एक बॉलर, फास्ट बॉलर होता है क्रिकेट के अंदर, वो जब बचपन में ही बच्चा बॉल करना शुरू करता है तो हमें लग रहा होता है कि इसका पेस अच्छा है, इसका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, इसका एक्शन अच्छा है, तो ये आने वाले वक्त में एक अच्छा पेस अटैक बॉलर बन सकता है। बेसबॉल के अंदर आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, आप उसको बॉलर ही कहते हैं या जो भी बॉल थ्रो करते हैं, क्या ये बिल्ट इन ही होता है या फिर वक्त के साथ साथ किसी प्लेयर को ग्रूम किया जा सकता है, बनाया भी जा सकता है बेसबॉल में? नेचुरल टैलेंट जो है वो होता है, मैटर करता है इसमें भी बहुत ज्यादा, लेकिन ये ग्रूम किया जा सकता है। सेम क्रिकेट की तरह ही है, ये भी दूसरी स्पोर्ट्स जितनी भी है, स्क्वाश है, जितना भी है, नेचुरल टैलेंट होना जरूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेयर्स में बहुत ज्यादा है, हमारे प्लेयर्स ने बाहर जाके 150 किलोमीटर पर आवर स्पीड भी मारी हुई है। तो हमारे पास इस वक्त 150 के ऊपर कितने ऐसे लोग हैं जो थ्रो कर रहे हैं? जो अभी हमारे पिक्चर है वो मेरे ख्याल में 140-145 तक है। जो इससे पहले जो गेम्स में खेले थे जो हमारे पुराने प्लेयर हैं उनमें 150 2-3 पिक्चर थे हमारे जो 150 मार थे। ठीक है, इन द एंड अरसलान ये बताइएगा कौन सी ऐसी चैंपियनशिप है जिसके लिए आप लोग एक्साइटेड हैं और क्या प्लान उसके लिए आप लोग कर रहे हैं? हम लोग तो जितने भी अच्छे टूर्नामेंट्स आगे हमें मिलते हैं और हम लोग एक्साइटेड ही होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना होता है, चाहे वो ताइवान की चैंपियनशिप हो, चाहे एशियन गेम्स हो, चाहे अमेरिका में वर्ल्ड क्लासिक बेसबॉल हो का क्वालिफाई राउंड हो, हमें जो भी इवेंट मिलता है प्लेयर्स माशाल्लाह अपना 100% देने की जबरदस्त। अपनी टीम के लिए कोई बात, क्योंकि आप हैं, आपकी टीम नहीं है यहाँ पे, दीगर प्लेयर्स आपके, एनीथिंग यू लाइक टू से थ्रू आवर प्लेटफॉर्म? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी टीम बहुत अच्छा खेल रही है माशाल्लाह। हमारा बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन बना है कोचेस से, हमारा फेडरेशन फखर अली शाह साहब जो है वो बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं प्लेयर्स को बीच में आके। उसके बाद हमारे कोचेस बड़े अच्छे हैं हमारे साथ। बस ये है कि उनको, लेकिन ये है कि बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छा, जबरदस्त। अरसलान, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। अरसलान जमशेद हमारे साथ मौजूद थे, इनसे हम बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
वेलकम बैक टू स्पेशल प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात करते हैं इस्लामाबाद में रन विद अस के हवाले से, जो कि जिन्होंने एक मैराथन रेस का इनेकाद किया वहां पे और बड़ी तादाद में लोग वहां पे शरीक हुए। बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी थी। शुक्र है पाकिस्तान में कुछ ऐसा भी देखने को मिलता है हमें। सना हमायूं इसका अहवाल बता रही है मेरा पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्लैग्स। और आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के खूबसूरत ट्रेल 5 पर, जहाँ पर इस्लामाबाद की एक लोकल कम्युनिटी रन विद अस ने मैराथन का इंतज़ाम किया है, जहाँ पर लोगों का मुझे हुजूम नज़र आ रहा है। मुल्की और गैर मुल्की तमाम तर लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंतज़ामात मुझे अभी तक बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो आपने रहना है मेरे साथ ये जानने के लिए कि इस इस्लामाबाद मैराथन में क्या क्या होने वाला है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कनूट के साथ, जो कि UNDP कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं और मैराथन में इस वक्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हेलो एंड आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस मैराथन। आपने इस मैराथन में हिस्सा लिया, यहाँ आपका तजुर्बा कैसा रहा? जी, मैं बस अब 10 किलोमीटर वाली रेस में शिरकत के लिए खुद को तैयार कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये मैं आधे घंटे में कर लूंगा। मैं इस्लामाबाद में रनिंग का रुझान देखकर बहुत खुश हूँ। इस रुझान में इजाफा होता जा रहा है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब इसमें हिस्सा ले रहे हैं। Kids and older people and families join in as well. So it's a great party today. मुझे भी आज यहाँ इतने सारे लोग देखकर हैरानी हो रही है। आज मौसम भी बहुत खुशगवार है। ये बताएं कि इस तरह के मैराथन पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने में अपना किरदार कैसे अदा कर सकती हैं? इस मैराथन का मकसद ही पोलियो जैसे संगीन मसले को हाईलाइट करना है। बहुत सालों से हम लोग इस मर्ज से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब फिनिश लाइन दूर नहीं। बहुत जल्द हम लोग पोलियो के खिलाफ रेस जीत जाएंगे। क्या आप 10 किलोमीटर भाग लेंगे? जी हाँ, अगर मैं आहिस्ता चलूंगा तो 10 किलोमीटर कर लूंगा। तो ये रेस कौन जीतने वाला है? ये तो मुझे नहीं पता कि कौन जीतने वाला है, लेकिन मैं अपनी रफ्तार से आखिर तक जरूर जाऊंगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मारिया के साथ, जो कि डेनमार्क से जिनका ताल्लुक है, लेकिन ये रहती इस्लामाबाद में है और इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है मैराथन में। तो इनसे पूछते हैं कि इनका मैराथन में पार्टिसिपेट करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मारिया, फर्स्ट ऑफ ऑल मारिया, आपने इस रेस में शिरकत की है, मौसम भी बहुत खुशगवार है। इस रेस का हिस्सा बनना आपको कैसा लगा? So, Maria, how was your experience participated in marathon? It was a wonderful experience and मुझे बहुत मजा आया। मेरे साथ भागने वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी। पहाड़ों के संगम में मार्गिला रोड पर इतने सारे लोगों के साथ भागने का नजारा बहुत शानदार है। That was a great experience. Wonderful. And Maria, let me. आपको ये तकरीब कैसी लगी? यहाँ पर इंतजामी मामलात पर आप क्या कहना चाहेंगे? How did you find the whole setup of this marathon? I think first of all the information before the यहाँ पर इंतजामिया बहुत एक्टिव है। हमें रेस से पहले तमाम तर इंफॉर्मेशन शेयर कर दी गई थी और रेस के दौरान भी पूरे रूट पर लोग हमें गाइड करने के लिए खड़े थे। ये तकरीब मुझे बहुत पसंद आई है। And what will be that one आपके बाद जिन्होंने अब इस रेस में भागना है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? participate in marathon? My feeling is that Islamabad is a perfect place to do. मैं ये समझती हूँ कि इस्लामाबाद स्पोर्ट्स के लिए एक बेहतरीन शहर है। यहाँ आप पहाड़ों पर, रोड्स और पार्क्स में भाग सकते हैं। अगर आप अपने जिस्म का भरपूर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस्लामाबाद एक बेहतरीन जगह है। For running here, this is a great place to run. And what did you रेस से पहले और बाद में आपने क्या खाया You पिया? were hungry after marathon? Lots of water. रेस के बाद तो बहुत सारा पानी और नाश्ते में मैंने दही खाई थी। So I love the Pakistani yogurt with a lot of oats and a little bit of Pakistani honey. That's a good running diet. Fantastic, Maria. Lovely talking to you and congratulations. Thank you very much. और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पादमा के साथ, जो कि अभी रेस फिनिश करके आए हैं, हाफ ऑफ द रेस, एंड ही इज फ्रॉम मलेशिया। सो कांग्रेचुलेशंस। एंड आपने भी अपनी आधी रेस मुकम्मल कर ली है, कैसा महसूस कर रहे हैं? right now? No, I'm very good.
अभी तक तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं दुनिया भर में ऐसी मैराथन रेसेस में शिरकत करता रहता हूँ। पाकिस्तान में ये मेरा पहला तजुर्बा है। इस जबरदस्त माहौल में भागने का तजुर्बा बहुत अच्छा है। Thank you, Pakistan. Really appreciate it. And how did you like यहाँ लोगों का the रुझान देखकर आपको कैसा लगा? participation? It's very good because at the first when I reached early in the morning by 7. मैं सुबह 7 बजे ही यहाँ आ गया था। इस वक्त कोई भी नहीं था। अब तो बहुत लोग जमा हो गए। पाकिस्तान में रनिंग का रुझान देखकर खुशी हो रही है। आज की ये रनिंग एक खास मकसद के लिए है और वो मकसद है पोलियो। आज लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। मैंने पोलियो के खात्मे के लिए मलेशिया से अपना हिस्सा डाल दिया है। To Pakistan. Fantastic. And what would be क्या that ऐसी मैराथन से पहले ट्रेनिंग करना जरूरी है? The marathon is very important. Yes, training very important because why it will keeps you. जी हाँ, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। पिछले कुछ दिनों में रोजाना 11 किलोमीटर भाग रहा था, इसलिए आज मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही। So I done 21.5. So it makes me happy. Okay, thank you very much. Thank you very much, Pakistan. जिंदाबाद। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाशिम नाज के साथ, जो कि कम्युनिटी फाउंडर हैं, और आइए इनसे जानते हैं कि आखिर इस मैराथन कराने की वजह क्या है, इसके पीछे क्या राज है। अस्सलाम वालेकुम हाशिम। वालेकुम अस्सलाम जी। और हाशिम, इट्स अ ब्यूटीफुल इवेंट, अ लॉट ऑफ पीपल आई कैन सी, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और मुझे काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा हाशिम, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि इस मैराथन कराने का मकसद क्या है? देखें जी, हमने ये क्लब एज रजिस्टर्ड करवाया था 2016 में। उससे पहले मेरा भाई है कासिम नाज, हम 2 या 3 लोग रनिंग करते थे। डेली बेसिस पे हमने फिर एक ग्रुप बनाया, कुछ लोगों का मैसेजेस कर देते थे कि आज इस जगह पे रन करना है, नेक्स्ट लोकेशन नेक्स्ट डे बता देते। फिर हमें ख्याल आया कि क्यों ना हम एक कम्युनिटी बना लें, एक पॉजिटिव साइड पे लोगों को लेके आएँ, यंगस्टर्स को लेके आएँ। हमने फिर उसको उस मॉडल में कन्वर्ट किया, एक फेसबुक पेज बनाया, थोड़ा उसको स्प्रेड किया, इंस्टा का पेज होते होते नाउ फिर 2016 में हमने इसको रजिस्टर्ड करवा दिया। अच्छा हाशिम, मुझे एक बात और बताइएगा कि इस मैराथन का, जिस तरह आपने कहा कि रेस टू एंड पोलियो, तो इसको आप किस तरह से, टू इरेडिकेट पोलियो इन पाकिस्तान, इसको किस तरह से आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं इस कॉज को? देखें जी, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इट्स ओवर, लाइक मैं क्या कहूँ, बैड लक कहूँ या अवेयरनेस का कम होना कहूँ, कि पोलियो एक वो डिज़ीज़ है जो कि अदर कंट्रीज़ में अब नहीं रहा। अनफॉर्चुनेटली हमारी कुछ कंट्रीज़ हैं एशियन जिनमें ये है। तो इस पोलियो को की कॉज को सपोर्ट करने के सबसे बड़ी रीज़न भी यही है कि लोग थोड़े से अवेयर हों इस चीज़ से कि भाई पेरेंट्स, यहाँ पे देखें किड्स का हमने फन रन रखा हुआ है जिसमें पेरेंट्स आए हुए हैं, अपने बच्चों को लाए हुए हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर है पोलियो का, जो कि उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, पोलियो के उनको ड्रॉप्स दे रहे हैं। सो सबसे हमारी जो एक कॉज थी इसको सपोर्ट करने की रीज़न यही थी कि थोड़ी अवेयरनेस आ जाए। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ साइमन के साथ, जिनका ताल्लुक है इंग्लैंड से, जिन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया है मैराथन में। हैव यू ऑलरेडी रन फॉर द मैराथन? No, I've run the half. मैं अभी आधी रेस भागा हूँ। मेरा ये मेडल इस चीज की निशानी है। Okay. So how was your experience? The run is beautifully ये रेस बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज की गई थी। इसमें शिरकत करके बहुत मजा आया। इन पहाड़ों के बीच आज ये मौसम भी शानदार है। पूरे पाकिस्तान से आए यहाँ लोगों के साथ भागकर मुझे बहुत फख्र महसूस हो रहा है। पूरी दुनिया में लोग भाग रहे हैं, कुछ लोग बहुत तेज और कुछ लोग बहुत स्लो। अच्छी बात यह है कि हम सब भाग रहे हैं। How did you like the arrangements? The arrangements here are brilliant. This is इंतजामी मामलात बहुत ज़बरदस्त हैं। मैं अब तक 9 मुख्तलिफ मुल्कों में रेस का हिस्सा बन चुका हूँ। yes, great. क्या आप प्रोफेशनल एथलीट हैं? Just as an amateur? नहीं, मैं एक आम आदमी के तौर पर शिरकत करता हूँ। जब आप भागते हैं तो आपको बहुत अच्छे लोग मिलते हैं। जिन लोगों ने अभी इस रेस में हिस्सा लेना है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? Would like to participate in marathon? Start slowly, but have fun. Smile. आहिस्ता भागें, तेज भागेंगे तो आप जल्दी थक जाएंगे। अपनी रन एंजॉय करें। It gets easier. But that's it. Run whatever you like and whatever's good for you and enjoy it. Fantastic, Simon. Thank you very much. Thank you. My pleasure. और मैं इस वक्त मौजूद हूँ विनर ऑफ द मैराथन इसरार खटक के साथ, जो कि अभी ताज़ा रेस जीत के आए हैं। इसरार, सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशंस कहूँगी। वेलकम, थैंक यू। अच्छा,
जी, और थोड़ा सा आप सांस ले लें, पानी वानी पी लें, बहाल हो जाएं। तो स्टार से पूछते हैं। स्टार, मुझे ये बताइएगा कि एक तो रेस की क्या डिस्टेंस था और दूसरा क्या डिफिकल्टी आपको पेश आई? क्या रेस फुल मैराथन 42,195 किलोमीटर, ये फुल मैराथन पे मुश्तमिल है और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहा है। और रोड बहुत मुश्किल था क्योंकि 2 राउंड करने होते हैं, तो उसमें ना काफ़ी मुश्किलात थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी अच्छी थी, तो हमने बड़े अच्छी तरीके के साथ जो है ना फिनिश कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह और विन हो गए। अच्छा, आप रेगुलर भी रेसेस वगैरह करते रहते हैं, एथलीट हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रोफेशनल एथलीट हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैराथन रेस ये पिछले साल भी मैं फर्स्ट हुआ था, उससे पिछले साल भी फर्स्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी इसका ही विनर हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। 3 ईयर्स हो गए, तो इसके हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस करते हैं तो तभी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी तरीके से हमने फिनिश कर ली क्योंकि हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी। अच्छा, मुझे और दूसरे कोई मशवरा देना हो कि दूसरे एथलीट्स अगर आना चाहें इसमें और जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको इस रेस में विन करने के लिए अगर कोई मशवरा देना चाहें, कोई टिप देना चाहें, तो वो क्या होगी? ये आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। ये एक मतलब है हर इंसान को ना आगे आने के एफर्ट के लिए उनको रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए, और दूसरी बात यह कि डाइटिंग भी ज़रूरी होती है इसमें, ताकि आप जितने प्रैक्टिस करते हो उस लिहाज से आपको डाइटिंग करनी पड़ती है, फिर आप जो है ना आगे प्रोफेशनल प्लेयर में आप शुमार हो जाते हो, और इसके लिए ना मेहनत बहुत ज़रूरी है। रेगुलर पर वीक मतलब इनको फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम एक सीज़न जो है ना ट्रेनिंग के लिए देना चाहिए, ताकि यूथ यंग और जिसको 40 साल 50 साल के ना वो हर बंदा इसमें एफर्ट कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इसके लिए मेहनत करनी है ज़रूरी। थैंक यू सो मच स्टार एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू। वेलकम बैक। रिश्ते से बात करते हैं कुछ क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट की तारीख में एक नया ओहदा मुतारिफ कराया जी, और वो है टीम डायरेक्टर का। और मिकी आर्थर कोच को हेड कोच के बजाय इस वक्त, कल भी हमने आपको वैसे इस हवाले से थोड़ा सा बताया था, डायरेक्टर रखने का फैसला किया गया है। मिकी आर्थर साहब क्रिकेट बोर्ड को ऐसा लगता है कि टीम के लिए बहुत ज़रूरी हैं और उन्होंने इसलिए फैसला किया। और इससे बढ़कर ये कि मिकी आर्थर इंग्लिश काउंटी में मसरूफ होने की वजह से ऑनलाइन रहनुमाई करेंगे। और ये भी मालूम हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम असिस्टेंट कोचेस के साथ काम करेगी। मिकी आर्थर साहब जो हैं वो इंग्लिश काउंटी सीजन के दौरान पाकिस्तानी टीम का साथ नहीं देंगे। इसके साथ साथ बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग असिस्टेंट कोचेस भी रखे जाएंगे, जिसमें ग्रांट ब्रैडबर्न को बतौर फील्डिंग और असिस्टेंट कोच मुकर्रर किए जाने का कभी इम्कान है। मिकी आर्थर से पहले कौमी टीम की फील्डिंग कोच और नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में हेड ऑफ हाई परफॉर्मेंस कोच भी रह चुके हैं। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी हों, आकिब जावेद हों, दीगर खिलाड़ी हों, गैर मुल्की कोच के फैसले को समझ से बालातर करार दे चुके हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो बलोचिस्तान में क्रिकेट के मैदान सजने को तैयार हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज से कब्ल कोयटा में सुपर मुकाबले के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 5 फरवरी को कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान एक मैच खेला जाएगा, और मैच देखने के लिए शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद कोयटा के मुख्तलिफ पॉइंट से टिकट्स खरीद रही है। ये जो नुमाइशी मैच है इसमें बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी और सरफराज अहमद कोयटा ग्लैडिएटर्स की क़यादत करेंगे। सो ये बड़ा ज़बरदस्त जी मैच होने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने बाबर आजम को उनके अवार्ड्स भी दे दिए हैं जो उनको दिए गए थे, जिसपे बाबर आजम की पूरी दुनिया में वाह हुई है, उस पर भी बात करेंगे। और चौथे प्लेयर हैं जो 2 साल मुसलसल प्लेयर ऑफ द ईयर रहे हैं, ड्रीम टीम के कैप्टन रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, हमारे साथ सलीम खालिक साहब मौजूद हैं जी, उनसे जरा तज्जिया हम ले लेते हैं। आजकल सलीम खालिक साहब हमें मुख्तलिफ की बस शादियां अटेंड करते नजर आते हैं। ऐसा शादियों और वलीमों का सीजन चल रहा है, लेकिन हम जरा क्रिकेटिंग ओपिनियन भी ले लेते हैं। सलीम भाई वेलकम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है। आपकी शादी अटेंड नहीं कर सका था मुझे, बस ये देखिए आगाज ये आगाज उधर से हुआ था और अब रुक के नहीं दे रहा है, सिलसिला चल रहा है। लेकिन चले अच्छी बात है जी, सब क्रिकेटर्स अपना अपना घर बसा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अच्छा है ये। आप ये बताइए कि सबसे पहले थोड़ा बाबर आजम के बारे में बात कर लेते हैं। बाबर आजम जबरदस्त उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा। तकरीबन मैं आई वाज रीडिंग के कोई 9 मैचों के अंदर पिछले साल में हम अगर बात करें तो 3 सेंचुरियां, 5 निस्फ सेंचुरियां और ऑलमोस्ट आई थिंक 87 की औसत रही उनकी, बहुत जबरदस्त। और मुसलसल दूसरी मरतबा उनको प्लेयर ऑफ द ईयर करार दिया गया। आप क्या कहेंगे सलीम साहब? बिल्कुल, बाबर आजम इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है, और हमारे लिए अल्लाह की तरफ से इनाम है क्रिकेट में कि जिस तरह वो आए और परफॉर्म कर रहे हैं, नाम उन्होंने रोशन किया है। और हिस्ट्री के जो चंद पाकिस्तान के अजीम बैट्समैनों का जिक्र होगा उसमें यकीनन
बाबर का नाम भी शामिल होगा। और अभी तो उनका आगाज है, अभी तो उनको बहुत आगे जाना है। और माशाल्लाह अच्छी बात यह है कि कंसिस्टेंसी है उनके अंदर। ये नहीं है कि एक मैच में स्कोर करके 4 मैचों में कुछ ना करें, हर मैच में स्कोर करते हैं। और बल्कि 50-60 पे जब वो आउट होते हैं तो हमें लगता है कि यार आउट ऑफ फॉर्म हो गया बाबर। मतलब इससे आप उनकी क्लास का अंदाजा लगा सकते हैं कि टेस्ट, वनडे, T20 तीनों तर्ज में एक तरह से यकसा महारत के साथ खेलते हैं, टीम को आगे लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से टीम के भी अच्छा फर्क पड़ता है और जीतने का भी मौका मिलता है। और हमारी बैटिंग जो माजी में बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हुआ करती थी, बाबर की वजह से काफी बेहतर हुई है। ठीक, अच्छा सलीम खालिद साहब, दूसरी जानब मिकी आर्थर के हवाले से हमने कल भी प्रोग्राम में बात की। जो पाकिस्तानी हमारे क्रिकेटर्स हैं, जो ऑलरेडी शाहिद आफरीदी की बात की, आकिब जावेद की बात की, दीगर प्लेयर्स की भी, वो उन कह रहे हैं जी समझ से बालातर है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी पीसीबी ने शो की है, ओहदों को लेकर एक नया ओहदा मुतारिफ करवा दिया, दो कि वो काउंटी में भी मसरूफ हैं, बट स्टिल ऑनलाइन उनके से रहनुमाई लेना, ये इतनी ज्यादा डेस्परेशन कहें या उनको शौक कहे, ये क्यों है मिकी आर्थर साहब को वापस लाने का? इससे पहले भी तो वो टीम की रहनुमाई कर चुके हैं मुख्तलिफ जगहों पे। देखिए जी, ऑनलाइन की बात है ना, ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो क्रिकेट है वो ऑनलाइन कैसे हो सकती है? कल को बोलेंगे कि जी, कल को बोलेंगे पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट नहीं हो रही, ऑनलाइन खेलते हैं, कीबोर्ड लेकर उधर बैठ गए विराट कोहली, यहाँ पर बाबर, ऑनलाइन मैच ऐसे नहीं होता। फिजिकल जो प्रेजेंस है जरूरी है। वो प्लेयर्स को कैसे समझाएंगे? गोरा कोच सामने बैठ के समझा नहीं पाता, वो जूम पे क्या समझाएगा? फिर जब इंटरनेशनल मैचेस होते हैं तो उसमें आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट इजाजत नहीं देता इस तरह के गैजेट इस्तेमाल करने की, तो मिकी का कैसे रब्ता होगा? बहुत ही मजा का फैसला है। अगर पीसीबी ने ऐसा कर लिया है तो मैं तो उनको वजह क्या है सलीम खालिद साहब, वजह क्या है? क्या इतना शौक है कि मिकी आर्थर के, जबकि ऑलरेडी इतने अच्छे कोचेस हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको मौका मिले तो? देखिए, वजह सिर्फ ये है कि जो नई मैनेजमेंट आई है, खासतौर पर नजम सेठी साहब, उनका बहुत ट्रस्ट है मिकी के ऊपर। नो डाउट मिकी अच्छे कोच हैं, हाँ। लेकिन मिकी जो है डर्बीशायर काउंटी के साथ वाबस्ता है, इंग्लैंड में 3 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट है। वो पाउंड भी नहीं छोड़ना चाह रहे, वो पाकिस्तान के डॉलर भी नहीं छोड़ना चाह रहे। 2 कश्तियों पे सवार रह के आप कैसे रहेंगे? वो तो वो फिल्मों में दिखाते हैं कि वो अजय देवगन मोटरसाइकिल एक इधर चलता हुआ आ रही है। हकीकत है इसमें कैसे हो सकता है? क्रिकेट में तो हो ही नहीं सकता ये कि आप इंग्लैंड में भी कोचिंग करें, पाकिस्तान की भी। उनको एक डिसीजन लेना होगा, या तो फुल फ्लैश पाकिस्तान है या इंग्लैंड में ही करें था। और पाकिस्तान के लिए एक मसला ये भी है कि उन्होंने तो सलीम भाई एक डिसीजन लिया है ना, उन्होंने कहा कि मैं काउंटी नहीं छोड़ सकता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पे मुसर है कि आप हमारे साथ काम करें। डोंट यू थिंक पीसीबी को एक डिसीजन लेना चाहिए कि ठीक है आप अगर बिजी हैं तो हम? हाँ, उन्होंने पीसीबी को खुद ही आस दिलाई है ऑनलाइन कोचिंग की। पीसीबी को मिकी ने इस तरह का बोला होगा ना। शान मसूद जो वाइस कैप्टन बने, वो भी मिकी का उसमें बड़ा किरदार था। तो मिकी काम तो कर रहे हैं पीछे, वो चाहते हैं, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट उनको इजाजत नहीं देता। फिर उनको एक खौफ भी है कि यार ये पाकिस्तान में तो जल्दी चेंजेस होती है। अगर 4-5 महीने बाद फिर क्रिकेट बोर्ड चेंज हुआ, मैं 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर आया, ना यहाँ का रहूंगा ना वहां का रहूंगा। तो ये डर भी उनके जहन में है। और पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली कोई फॉरेन कोच अच्छा मिल नहीं रहा। सबकी या तो फीस इतनी ज्यादा है कि देख के तोते उड़ रहे हैं, या फिर ये है कि वो और लंबे सीजन के लिए रिपोर्ट्स ये भी है कि लंबे सीजन के लिए 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई आना भी नहीं चाह रहा। अब सब क्रिकेट के अंदर मुख्तसर वक्त के लिए पैसे बना के आगे निकलना चाह रहे हैं, ऐसी भी खबरें हैं। वो फ्रेंचाइज क्रिकेट की वजह से ना, क्योंकि उसमें होता है कि 1 महीने के लिए आते हैं और इतना पैसा कमा लेते हैं कि फिर 11 महीने मजे से रहो। तो शायद इस वजह से भी हुआ है। 3 कोचेस तो मैंने आपको खुद ही बता दिए थे, एंडी फ्लावर से, टॉम से, और एक और मेरी खुद से बात हुई थी, उन्होंने कहा नहीं भाई हमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा सलीम खालिद साहब, दूसरी जानिब ये जो मैच होने जा रहा है पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का, अच्छी बात है, बड़ा अच्छा मैच हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सरफराज अहमद और बाबर आजम दोनों कैप्टनसी कर रहे हैं रिस्पेक्टिव टीम्स की। सो मैच के हवाले से बताइए, अच्छा है वहाँ पर मैचेस हो रहे हैं और इस तरह के मैचेस तो बड़ा अच्छा जेस्चर देंगे। बिल्कुल जबरदस्त है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एक तासुर ये आया था कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस तो आई है, लेकिन लाहौर और कराची की हद तक आई है। उसके बाद पिंडी और मुल्तान भी उसमें शामिल हुआ। आहिस्ता आहिस्ता हमें दायरे को वसी करना है, क्योंकि जितना एक कराची वाले का, लाहौर वाले का हक है अपने प्लेयर्स को सामने देखने का, उतना ही कोयटा, पेशावर या फैसलाबाद दूसरे शहरों वालों का भी है। तो एक आगाज लिया है, नुमाइशी मैच से आगाज हो रहा है, लेकिन मैंने वीडियोस देखी, लाइनें लगा के लोग टिकट खरीद रहे हैं। तो इससे आप जोशो खरोश का अंदाजा लगा सकते हैं। बेचारे कोयटा वाले हमारे, उनको कुछ देखने को मिलता ही नहीं है, बड़े अरसे के बाद मिला है, तो लाइनें तो लगनी चाहिए, अच्छी बात है। और टिकट भी बहुत सस्ती रखी है ना। अच्छी चीज ये कि सिर्फ 20 रुपए का टिकट है, तो लोगों को कितना मजा आएगा जो कोयटा में रहता है वो जाके। वही तो मैं बोल रहा हूँ, 20 रुपए में तो आजकल नान नहीं मिलता सलीम भाई, 20 रुपए में तो टिकट, मतलब बड़ी बात है ये, तो अच्छी बात है सलीम। सुपर हिट मैच है और बहुत अच्छी चीज है ये, इंशाल्लाह अच्छा मैच, इंशाल्लाह अच्छा होगा। अच्छा, चीफ सिलेक्टर्स या सिलेक्टर्स की तरफ आ जाइए। एक तो हारून रशीद साहब है, वो यंग इन क्रिकेट,
वो हेड कर रहे हैं एक दफा फिर सिलेक्शन टीम को, एंड देन कामरान अकमल समी। कामरान जो अभी तक बिल्कुल आखिरी वक्त तक पर तोल रहे थे टीम में वापस आने के लिए और बहुत ज्यादा तनकीदी ट्वीट्स करते रहे क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। ही इज देयर, समी इज देयर, यासिर इज देयर। अपनी अपनी टाइम पे बहुत बेहतरीन प्लेयर्स ये हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इनकी जो तकर्री है बतौर सिलेक्टर्स, इसको कैसे देख रहे हैं जी आप सलीम साहब? देखें, मुझे थोड़े से एतराज हैं इसमें, खास तौर पे कुछ नाम ऐसे हैं सिर्फ इस सिलेक्शन कमेटी में, दोनों सिलेक्शन कमेटी में, जिनको रखते हुए पीसीबी को दूसरी बार सोचना जरूर चाहिए था। खैर अब आए हैं, अब उन्होंने ओहदा दे दिया है। खैर कामरान अकमल को दोनों में रखने की क्या जरूरत थी, किसी एक सिलेक्शन कमेटी में ही रख लेते। और क्या ही अच्छा होता कि अगर और कोई बड़े प्लेयर्स होते ऐसे जिन्होंने रिसेंटली क्रिकेट खेली हुई, जैसे शायद उन्होंने तो मना कर दिया, आप दूसरे प्लेयर्स कुछ ऐसे अप्रोच कर लेते, कोई मिसबा से बात कर लेते, आप यूनुस से बात करते, मतलब ऐसे प्लेयर होते। मगर फिर लेकिन इसमें कामरान तो अभी तक ट्रेनिंग भी कर रहे थे, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो क्या कामरान का नहीं गया था ना? मैं वही कह रहा हूँ कि क्या इस ओहदे के बाद फिर हम उनका अपना जो क्रिकेटिंग करियर है, जो एज प्लेयर है, वो हम खत्म समझे? इसके बाद तो नहीं खेलेंगे ना, सिलेक्टर टीम में खेल रहा हो बाद में, ऐसा तो नहीं होगा? वो तो वैसे नहीं होगा, मिनिस्टर खेल रहे होंगे, वहां रियाज खेल रहे हैं BSL, लेकिन सिलेक्टर का ऐसा चांस नहीं है। वैसे कामरान खुद भी शायद समझ चुके हैं कि अब बहुत दूर हो गए। इवन सरफराज और रिजवान में जब इतना डिस्टेंस आ गया है, तो कामरान का कितना डिस्टेंस आ गया होगा? नेशनल टीम तो इम्पॉसिबल था, लेकिन अब PSL में भी उन्हें मैसेज मिल चुका था कि भाई थैंक यू, अब आप कोचिंग की तरफ आए। तो कोचिंग के साथ साथ उन्होंने ये चीफ सेलेक्टर भी वो बने हैं जूनियर में, और यहाँ एज अ सेलेक्टर भी आए हैं, तो बेस्ट विशेस उनके लिए। देखते हैं होता है क्या, लेकिन ये एक तरीका के जो शोर मचाए उसको फिर कोई ओहदा देके बिठा दो, ये ठीक नहीं है। अच्छा, मतलब अब ट्विटर जो है ना वो ज्यादा काम कर रहे हैं। चलें, अब ये बताइए कि वो जो एक PSL 8 का जो थ्रिल है, वो हमारे सामने क्या हमें वो नजर आना शुरू हो गया है? द सेम एक्साइटमेंट दैट वी एक्सपेक्ट, बिकॉज जब फरवरी स्टार्ट होता है तो हम कम से कम क्रिकेटिंग लवर्स जो है, पाकिस्तानी क्रिकेटिंग लवर्स खास तौर पे, वो तो ख्वाब देखना शुरू हो जाते हैं कि कब लाहौर कलंदर कराची किंग्स से टकरा रहा है, इस्लामाबाद यूनाइटेड प्लेइंग विद ज़ल्मी। तो आप कैसे इसको देख रहे हैं? जब मैच शुरू होंगे ना, तो वो शायद जिस तरह की हाइप है वो बने। अभी तक कुछ ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन नजम सेठी साहब आए, पीछे काफी काम कर रहे होंगे वो, क्योंकि पहले PSL उन्होंने शुरू की थी। मैंने सुना है ओपनिंग सेरेमनी बहुत बड़े पैमाने पे और जबरदस्त हो रही है, और उन्होंने वो एक बड़ी अच्छी स्टोरी भी तो आपकी मैंने पढ़ी, जिसमें आपने कहा कि जो फ्रेंचाइजेज हैं वो डॉलर्स के अंदर फीस पे करने गई थी, जब डॉलर 225 का था, अब डॉलर 260 का हो गया, तो उनके खर्चे बड़े बढ़ गए हैं। ये ऐसा है? हाँ बिल्कुल, प्लेयर्स की फीस की बात है वो। पाकिस्तान क्योंकि देखिए फॉरेन प्लेयर को अगर आप डॉलर में दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर को तो आपको पाक रुपीज में देना चाहिए ना। ये पाक रुपीज में तो मिलते हैं, लेकिन होता ये है कि पहले आपको फीस मिलती है डॉलर में, डॉलर के हिसाब से उसको फिर मल्टीप्लाई करते पाक रुपीज, फिर मिलते हैं पाक रुपीज में। तो ये तो एक गलत चीज है जिसको ठीक करना चाहिए। तो मिकी ऑल्टर आएंगे तो उनको किस रेट पे? उनको भी आ जाना चाहिए। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने मशवरा दिया है कि 2 रुपए सस्ता हो गया, अगर मिकी ने अभी कोई डील करनी है तो अभी कर लें, कल सस्ता हो गया तो लॉस हो जाएगा। ये बात ठीक है वैसे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, आप लोग अब ये ना कि ये हमें सैलरी भी डॉलर में मिलनी चाहिए, माने के नहीं। ये इमरान ने सजेशन दी थी, इस मौके पे शायर ने कहा था ये ख्वाहिशात ही रह जाएंगी। दिल जलाने की बात करते हो। सलीम साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन, और आपसे अच्छी हमारी क्रिकेटिंग डिस्कशन रही, कुछ हल्के फुल्के मौजू के ऊपर। मिकी आर्थर नो डाउट बहुत अच्छे कोच हैं, और उनकी कोचिंग के अंदर पाकिस्तानी टीम ने परफॉर्म भी अच्छा किया है, और प्लेयर्स उनको बड़ा वैल्यू भी करते हैं, जूनियर प्लेयर से बड़ी उनकी दोस्तियां भी हैं। लेकिन ऑनलाइन वो कैसे कोच करेंगे? ऑनलाइन वो वीडियो गेम पे क्रिकेट तो खिला सकते हैं, खेल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल क्रिकेट इज नॉट पॉसिबल। बट लेट्स सी जी क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रहा है, लेट्स ट्रस्ट देम। आगे बढ़ते हैं, हम ब्रेक लेते हैं जी। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब क्रिकेट के बाद हम कुछ आपकी सेहत की बात कर लेते हैं। आलमी इदारा सेहत ने इस वक्त सेहत को लेकर खतरे की घंटी बजा दी है, और ये कहा है कि पाकिस्तान का शुमार मुज़र सेहत चिकनाई इस्तेमाल करने वाले ममालिक में इस वक्त सर फहरिस्त है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का शुमार उन 9 ममालिक में शामिल है, उन 9 ममालिक में ये शुमार होता है जहाँ मुज़र सेहत चिकनाई की वजह से जो दिल की बीमारियाँ हैं, इसमें अमवात की शरह सबसे ज़्यादा है। इसके तदारुक के लिए बेहतरीन पॉलिसी पर अमल नहीं हो रहा, और 16 ममालिक में जो ट्रांसफर
फैट है, इसकी वजह से दिल की बीमारियों के बायस जो अमवात की शरह है वो वक्त के साथ साथ ये जो शरह है वो बढ़ रही है। बिल्कुल, और इनमें से 9 ऐसे हैं जहां बेहतरीन पॉलिसीज पर अमल नहीं हो रहा है। ममालिक में ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, भूटान, इक्वाड, मिस्र, ईरान, नेपाल, पाकिस्तान और जनूबी कोरिया शामिल हैं। आलमी इदारा सेहत ने डब्बों में जो बंद खुराक है, बेकरी की अशिया हैं और पकाने के तेल और जो कि मार्जरीन हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें अमूमी तौर पर पाए जाने वाले एक मस्नूई जहरीले केमिकल को मुकम्मल तौर पर तर्क करने का मुतालबा किया और कहा है कि ट्रांस फैट नामी ये केमिकल हर साल 5 लाख अफराद की कब्ल अमवात की वजह बनता है। और आलमी इदारा सेहत ने 2018 में एक अपील जारी की थी कि 2023 तक दुनिया भर में ग़िज़ाई अजनास में से जो सनती तौर पर तैयार करदा फैटी एसिड्स हैं उनको ख़त्म किया जाए, जबकि WHO का भी कहना है कि खुराक से आलमी सतह पर ट्रांस फैट के खात्मे से 2040 तक दिल की बीमारियों से होने वाली 17 लाख अमवात को रोका जा सकता है। सो ये तो हमने ओवरऑल आपके साथ कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर किए, लेकिन हमारी जो आम रूटीन में, लाइफस्टाइल में जो ये मुज़र सेहत खाना है, जो चिकनाई है, जिसका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बहुत शौक से खाते हैं, ऐसे खाने अंदर चिकनाई का एलिमेंट बहुत ज़्यादा, उस पर बात करते हैं। डॉक्टर अरीज हारून हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर ग़िज़ाइयत, इनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अरीज, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर अरीज, बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है और अनफॉर्चुनेटली वक्त के साथ साथ पाकिस्तानी अवाम के अंदर भी और हम ओवरऑल दुनिया भर में भी बात करें, सेहत रिलेटेड बातों के हवाले से अवेयरनेस तो आ रही है, लेकिन इन पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। और हम जिन चिकनाई वाले खानों की बात करें वो तो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक प्रॉपर हिस्सा है, जिनको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बहुत कहती टॉपिक भी ऐसा है कि डिस्कशन इसके ऊपर जितनी की जाए ना, क्योंकि सेहत से रिलेटेड है और फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ इतने ज़्यादा कॉमन हो गए हैं और यंग एज में जो हम लोग सोचते नहीं थे कि 30s में, अर्ली 30s में हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं जिनके लिपिड प्रोफाइल जो इतने ज़्यादा डिरेंज्ड होती हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, LDL सब कुछ डिरेंज्ड आ रहा होता है। इवन ट्रांस फैट की तो बात करते हैं, ट्रांस फैट का हम क्योंकि टेस्ट नहीं कराते, बट क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो हर फूड में, जो हम लोग प्रिजर्वेटिव्स वाले फूड्स खाते हैं उसके अंदर एडेड होता है, तो आप इसको कट डाउन करना बहुत मुश्किल है। और हमारी वाकई में, क्योंकि हम लोग इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं कर सकते कि हमें जो है ना ज़बान बड़ी प्यारी है अपनी, हमें वो टेस्ट चाहिए होता है, हमें वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं जिनमें फ्लेवर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो हमें चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, तो इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। हालांकि अवेयरनेस अभी बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन जितनी अवेयरनेस होती जा रही है उतने ही हम लोग देख रहे हैं कि पेशेंट का जो है ना वो भी रेशो बढ़ता जा रहा है। मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि हम अपनी डाइट पर फोकस करें, ना सिर्फ ये कि फैट चिकनाई की बात नहीं करनी चाहिए, हमें बहुत सारी चीज़ें अपनी डाइट में से चेंज करनी पड़ेंगी, तब कहीं जाके बेहतरी आएगी। लेकिन इसका कोई महकमा सेहत ने इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी क्या दिया है, या आप बीइंग हेल्थ प्रोफेशनल इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी सजेस्ट कर सकती हैं? क्योंकि अब जैसे उन्होंने तेल का जिक्र किया या डब्बों में बंद खुराक का जिक्र किया, अब डब्बों में बंद खुराक में यकीनी तौर पे वो खुराक भी आ जाती है जो हम स्पाइस वगैरह, मसाले वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, आई बिलीव वो भी इसमें आ जाते हैं, फिर उसमें भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ में कोई फ्राइड का अंसर आ ही जाता है, तो फिर इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? देखो, ऑल्टरनेटिव तो पहले तो ये कि हम लोग ये देखें हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ज्यादातर आजकल फ्रोजन जो चीजों पे चले गए हैं ना, कि फ्रोजन आइटम्स आते हैं, जैसे बच्चों के नगेट्स हैं या इवन फ्रेंच फ्राइज हमें फ्रोजन मिल जाते हैं, सब्जियां मिल जाती हैं, इनके अंदर जितनी ये चीजें हैं इनके अंदर ट्रांस फैट एडेड होता है, ठीक है। उसके अलावा जो हम बेकरी में चीज़ें यूज़ करते हैं, स्पेशली बेकरी का जो ऑयल होता है या बटर यूज़ किया जाता है, उसके अंदर वो चीज़ें ऐड होती हैं, ट्रांस फैट। उसके अंदर ट्रांस फैट क्या है, एक फैट का वो है जिसके अंदर हम एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल या उसके हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस डिफरेंट होता है, तो वो चीज़ें जो हमारी बॉडी प्रोसेस नहीं करती, उसको ब्रेक डाउन नहीं करती, वो एलिमिनेट नहीं होता हमारी बॉडी से, वो कन्वर्ट हो जाता है उन सारी चीज़ों में जो रेडिकल्स बनाते हैं, जो तोड़ फोड़ करते हैं, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करते हैं, और वही चीज़ें रिस्क बनती है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की। अच्छा, इसके अलावा भी जो क्योंकि LDL भी बहुत ज़्यादा हम लोग जो जितना भी फैट ऑयल यूज़ करते हैं उसमें LDL आ जाता है। ऑयल्स की जहाँ तक बात की जाए तो ऑयल्स हमें वो यूज़ करने चाहिए जो लिमिट बिल्कुल मिनिमम प्रोसेस हो, जैसे हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल्स आप यूज़ करें सैलेड्स में, वो यूज़ कर लें। आप जो है चले जाएं नेचुरल उन चीज़ों पे। हम लोग पहले तो रिसर्च करते थे कि अपने सैचुरेटेड फैट्स नहीं लेने, लेकिन अब हम कहते हैं कि अगर आप सैचुरेटेड फैट्स ले रहे हैं, उनकी टाइमिंग और उनकी क्वांटिटी, उनका कुकिंग का टाइम, उनको जितना हीट कर रहे हैं वो आप चेंज कर दें। अगर आपने फ्राइंग करनी है तो पीनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल के ऑप्शंस हैं, वो आप यूज़ करें। ऑयल की क्वांटिटी कम करने के अलावा जो आपको डाइट में चेंजेस करने होते हैं वो होते हैं कि आप जितने भी रिफाइंड कार्ब्स हैं, क्योंकि वो जाके अल्टीमेटली कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं फैट के अंदर, और वो हमारी आर्टरीज को ब्लॉक कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर पूरा केमिस्ट्री देखें,
या आप इसकी बायोकेमिस्ट्री चेक करें तो फैट इज नॉट कि आप डायरेक्टली जो हम फैट खा रहे होते हैं वही फैट बनेगा, जो हम लोग एक्स्ट्रा कार्ब्स ले रहे होते हैं जो हमारी जरूरत नहीं थी वो भी फैट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वैसे एनर्जी सोर्स स्टोर किया जाता है बॉडी में, और वही जाके जो है वो आर्टरीज को ब्लॉक करेगा, ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होगा, वही जाके जो है तोड़ फोड़ करेगा। और इसी वजह से क्योंकि हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं, हम समझते चलो हमने फ्राइड चीजें तो खा दी हैं लेकिन निकाल दी अपनी लाइफ से, लेकिन हम लोग जो रोटी चावल का एक्सेस इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें डॉक्टर आपने ये रोटी तो बात की, लेकिन जो हम पहले प्रोसेस्ड फूड की बात कर रहे थे, जो डब्बों के खाने फ्रोजन फूड है, इसके साथ साथ जो फास्ट फूड है बच्चों की डाइट में वो बहुत ज्यादा शामिल होता है और अनफॉर्चुनेटली वो भी फैट बनता है, और जिस तरह से अभी आप उसको एक्सप्लेन कर रही थी। अब बच्चों के और बड़ों में जो फास्ट फूड का रुझान है और ये टाइम के साथ साथ ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आपके फोन पे ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आपको 10 मिनट में खाना डिलीवर कर देती हैं, तो एक्सेसिबिलिटी बड़ी इजी हो गई है लोगों के लिए, वो उसको एक इजी एस्केप समझते हैं। सो क्या कहेंगी? अगर ओवरऑल देखें ना तो एक ट्रेंड हो गया कि हम सारे ओवरऑल लेजी हो गए, हमारी एक्टिविटी लेवल्स कम हो गए, हमने जिम तो बहुत बनानी है लेकिन हम लोग उधर तक जाते भी नहीं, और घर में बैठे हुए हर चीज हमें चाहिए होती है। बीइंग अ मदर मैं खुद सोचती हूँ कि मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ मदर्स भी थोड़ी सी जो है ना वो हो गई कि रिलैक्स हो गई। पहले हमारे क्या करती थी, घर में बनाती थी, मैं ये नहीं कहती कि माँ के बर्डन करना चाहिए माँ को, लेकिन अगर आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की तरफ जाएंगे ना कि रॉ फॉर्म में उनको खाने की बच्चों को आप बचपन में आदत डाल दें तो आपका अपना टाइम भी सेव होगा, आपको सब्जियां भून भून के बनानी नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको पता होगा कि बच्चे को अगर भूख लगी है तो एक बनाना या एक एप्पल उसके आप रखें एक्सेस में तो वो खा लेगा। लेकिन हमारे बच्चों का क्योंकि हम लोग थोड़ी सी सहूलत के चक्कर में चीज़ों को आदत डाल देते हैं कि बाहर से, मैं कहती हूँ नगेट्स है, पिज्जाज है, बर्गर्स है, ये सारी जो चीजें आती हैं बाहर से, ये माओ को भी सहूलत होती है, बच्चों का क्योंकि जाहिर है उनका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, आप किसी को भी खिलाएं तो अच्छा लगता है, तो बच्चों की हैबिट हो जाती है। बचपन से थोड़ी सी हमें जो है ना ये मेरे ख्याल से एक वो होती है कि टीचिंग हैबिट्स हैं कि आपको नमक मिर्ची कम रखनी है, आप नेचुरल जितने फ्रूट्स की तरफ जाओगे नेचुरल। अच्छा मुझे अब मैं थोड़ा सा हमारे मुल्क में सारे फ्रूट्स हैं, मैं आपसे बात कर लेता हूँ थोड़ा सा लो इनकम क्लास की, जो लोग ऐसा घी इस्तेमाल करते हैं जो ऑलरेडी उनको 1200-1300 रुपए के का 2.5 किलो मिलता है, या कहना चाहिए कि 500-600 रुपए किलो मिलता है, वो मुजरे सेहत घी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसको कंपनियां लाल नीले पीले डब्बों में बेचती हैं, लेकिन वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन खाना उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो कहता है कि फिर मैं क्या खाऊं, मैं कैसे बनाऊं। मैं वंस अगेन आपसे ये पूछूंगा कि वो लो इनकम ग्रुप जो कि पहले ये मुजरे सेहत घी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो फिर खाने के लिए क्या इस्तेमाल करे, उसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव है कि वो अपनी रेंज में रहते हुए अपने खाने पीने की जरूरियात पूरी करे? देखिए खाने पीने की अगर आपको मैं कहती हूँ जब हम बात करते हैं ना तो लाइफस्टाइल कभी किसी का 360 एकदम से चेंज होता नहीं है। हमारे यहाँ जितना चीज़ों को लोगों को एक्सेस है वो वही यूज़ करेंगे, और बेसिक जो आप इस तरह की कर रहे हो उनका तो वो लोग तो शायद ये हम लोग तो पिज़्ज़ा बर्गर की बात करें, वो जो लोग चीज़ें खाते भी नहीं है, वो खाते ही बेसिक खाना है बिल्कुल, जो रोटी है चावल है दाल है ये, उसमें वो वही ऑयल यूज़ करते हैं। एक्टिविटी लेवल आप बढ़ा सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि जिसके पास जितनी रिसोर्सेज हों वो उतनी सब्जियां और फ्रूट का इस्तेमाल करें। सब्जी में हमारे कंपेरेटिवली सस्ती भी पड़ती है, तो आप अगर वो ऑयल यूज भी करें उसको रीयूज ना किया जाए। अगर आप जैसे कोई भी है, मैं कहती हूँ लोअर इनकम वाला है, हायर इनकम वाला, अगर ऑयल को रीयूज नहीं करते, क्वांटिटी उसकी कम रखते हैं ना, एटलीस्ट हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर लेती है, उसको टाइम मिल जाता है, ड्यूरेशन। अगर हम बहुत एक्सेस में नहीं खाते, जो हम लोग एक्सेस यूज करना शुरू कर देते हैं ना किसी चीज का, चाहे वो नमक हो या चीनी हो या तेल हो, तब गड़बड़ आती है। अच्छा, ये हमारे जो पाकिस्तानी या इंडियन खाने हैं, वैसे इसमें मैं हैरान हो रहा था जब मैं ममालिक पढ़ूं तो इसमें इंडिया नहीं है, आई मीन दे ईट अ लॉट ऑफ चिकनाई वाले खाने, और उनमें खास उसकी एक रीजन है, उसकी एक रीजन है, मेजॉरिटी वहाँ पे वेजिटेरियन लोग होते हैं। हाँ, maybe that's the point. Yes. Thank you for the correction. अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि ये जो आपने कहा कि अक्सर हमारे यहाँ करी टाइप या शोरबा टाइप खाना लोग ज्यादा बनाते हैं, और गरीब बेचारे तो इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि वो ज्यादा लोगों को पूरा हो जाए, लेकिन ये ट्रेंड भी है हमारे यहाँ, वी लाइक टू ईट दैट, तरी वाली चीज, करी और शोरबा जिसमें हो। तो क्या आप बीइंग हेल्थ स्पेशलिस्ट आप इसको मना करिए कि ये ना किया जाए? मैं मना नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ ऑयल की क्वांटिटी आप कम रखें, मसालों की क्वांटिटी कम रखें, नमक की क्वांटिटी कम रखें। अगर आप वो कम रखेंगे तो आपको कोई चीज़ हार्म नहीं करेगी। अब देखें वही बात आ जाती है, अगर हम के लाइफस्टाइल चेंजेस में, तो अगर मैं किसी बहुत हाई इनकम वाले इंसान को कहूँ कि आप
बेरीज खाएं और आप एवोकाडोस खाएं तो वो तो खा लेगा, लेकिन अगर मैं किसी उसको कहती हूँ जिसमें उसको 3 टाइम पे सिर्फ रोटी ही खानी है, आप पूछे तो वो उनके पास ब्रेड्स के भी सोर्सेज नहीं होते, अंडे भी नहीं वो खा रहे होते, तो आपने उनको ही बताना है। तो उनको आप ये नहीं कहेंगे कि आप सब कुछ कट डाउन कर दें, बिकॉज ऑफ कोर्स आपको ऑयल्स चाहिए, फैट्स चाहिए अपनी एनर्जी के लिए भी। आप उनकी क्वांटिटी को फिर मना करते हैं, उनको कहते हैं क्वांटिटी कम करें, उससे उनका खर्चा भी कम हो जाएगा और उनकी सेहत भी बेहतर रहेगी, क्योंकि वो तबका होता है जो सेहत की भी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर खुदा ना खास्ता उनको कोई इशू हो जाए तो वो डॉक्टर भी अफोर्ड नहीं कर सकते या इलाज नहीं। डॉक्टर तो चलो बहुत सारे अच्छे भी होते हैं जो कंसल्टेंसी नहीं अपनी लेते, बट ऑफ कोर्स मेडिसिन लेनी है, कोई ट्रीटमेंट करानी है तो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उससे पहले ही अगर आप वो ऑयल मसाले बाहर के जितने मतलब उनकी क्वांटिटी आप कम कर लें, उससे आपकी सेहत बेहतर हो सकती है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रीज, बहुत शुक्रिया कि आपने इतने टॉपिक के ऊपर हमें ज्वाइन किया और इन डिटेल गाइड किया कि अगर आप खाना खा भी रहे हैं तो उसमें जो क्वांटिटी है मसालों की, घी की, उसको कम रखें, क्योंकि ये वक्त के साथ साथ बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। चलिए जी, इसी नोट पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हम देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात कर लेते हैं कम उम्र तरीन IT एक्सपर्ट अरफा करीम रंधावा की। अगर आज जिंदा होती तो 28वीं सालगिरह मनाती हैं। इट्स हर बर्थडे टुडे। अरफा करीम फैसलाबाद के गांव में 2 फरवरी 1995 को पैदा हुई। 3 साल की उम्र में अरफा स्कूल में जाने लगी। फिर पढ़ाई के अलावा जो जदीद टेक्नोलॉजी है, IT की तालीम है, इसका बड़ा शौक़ था उनको। आप इनको जानते हैं, सिर्फ 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का इम्तहान पास किया और माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की दावत पर जुलाई 2005 में अपने वालिद के हमरा अमेरिका भी गईं और वहाँ इस होनहार बेटी ने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल की सनद भी हासिल की। बिल गेट्स ने अरफा करीम से मुलाकात की। इसके अलावा अरफा करीम ने अपनी उम्दा कारकर्दगी की बदौलत मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर अपनी जो सलाहियतें हैं उनको मनवाया। 22 दिसंबर 2011 को अरफा को मिर्गी के दौरा पड़ा। इसके बाद एक हार्ट अटैक हुआ, कोमा में चली गई। कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल CMH में उनको दाखिल कराया गया इलाज के लिए। भी रिमेंबर बिल गेट्स ने भी अरफा की सेहतयाबी के लिए मुमकिन कोशिशें उस वक्त की थी। हालत कुछ बेहतर होने पर अमेरिका मुंतकिल करने का फैसला हुआ, लेकिन उसके बावजूद खुदा को मंजूर नहीं था। सिर्फ 16 बरस की उम्र में 2012 में लाहौर में इंतकाल कर गई। अरफा करीम पार्क इनकी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पंजाब ने उस वक्त बनाया और उनको हुस्न कारकर्दगी के सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। तो अरफाज बर्थडे अरमला, तो हमने उनको विश किया है और हम दुआ करते हैं कि वो जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, उनके वालिदैन को अल्लाह सब्र दे। आमीन। आगे बढ़ते हैं और अब याद करते हैं अजीम अफसाना निगार और शायर इंतज़ार हुसैन को, जिनको दुनिया से रुखसत हुए 7 बरस बीत गए हैं। अगर हम आपको बताएं इंतज़ार हुसैन के हवाले से, तो 21 दिसंबर 1925 को भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। उनका शुमार बरे सगीर के सफ़े अव्वल के अफसाना निगारों में होता था। उसके साथ साथ उनके अफसाने बस्ती ने शोहरत की बुलंदियों पर राज किया और इस अफसाने का अंग्रेजी में भी तर्जमा किया। बिल्कुल, इंतज़ार हुसैन के अफसानों को कौन नहीं जानता। उनके अलावा जो उनकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, नॉवल निगारी है, इसमें भी खूब नाम कमाया। ही इज़ अ ब्रांड। इंतज़ार हुसैन साहब अफसाना निगारी में एक नई तारीख बनाई। मजमूई तौर पर हम अगर अदब के शोबे की बात करें तो इसमें यकीनी तौर पर गिरा कदर खिदमात उनकी रही। इस पर हुकूमत ने उन्हें आला सिविल अवार्ड और सिविल एजाज़ से भी नवाजा। फ्रांस की तरफ से भी आला एजाज़ इंतज़ार हुसैन साहब को मिला। उन्होंने शायरी के साथ साथ कॉलम नवीसी के जौहर भी दिखाए और हमारे ही रोज़नामा एक्सप्रेस में कॉलम भी लिखते रहे। इंतज़ार हुसैन साहब 2016 में आज ही के दिन इस जाने फ़ानी से कूच कर गए, लेकिन उनकी जो खिदमात हैं यकीनी तौर पर उनको हमेशा याद रखा जाएगा। हम उन्हें खिराज तहसीन इसीलिए पेश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में और अब चूंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन हम आपको जाते जाएंगे कि कराची में मुल्क की पहली खवातीन बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया है। जी, पिंक बस सर्विस के नाम से ये सर्विस का आगाज किया गया है। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध ने पहले हफ्ते किराया ना लेने का ऐलान किया है और खवातीन पिंक बस सर्विस के आगाज को निहायत खुशाइन करार दिया गया है। हमारी नुमाइंदा इस वक्त आयशा खान अंसारी इस बस में मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं कि खवातीन कितनी खुश हैं। गुड मॉर्निंग आयशा, बताइएगा क्या सूरत हाल है, कितनी खुशी की बात है खवातीन के लिए कि सर्विस का आगाज किया गया है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर कराची। जी बिल्कुल, कराची में मुलाजिम पेशा खवातीन के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के दरपेश मसाइल को हल करने के लिए सिंध हुकूमत और महकमा ट्रांसपोर्ट ने पिंक बस सर्विस का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। इस वक्त आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि पिंक बस अपने पहले स्टॉप यानी मलीर मॉडल कॉलोनी में खड़ी है। यहाँ से हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि बस के अंदर क्या सहूलियात हैं और कितनी पुरसुकून है ये बस खवातीन के लिए। तो चले आए देखते हैं। मलीर मॉडल कॉलोनी से हमने बाकायदा अपने सफ़र का आगाज़ कर लिया है। इस वक्त हम मॉडल कॉलोनी से शारा फैसल, इसके बाद हम आया चंडीगढ़ रोड से
टावर तक जाएंगे और आपको अपना सफ़र दिखाएंगे। इस रूट की अहम बात ये है कि ये इसमें अहम दफातर आते हैं, जो तमाम बैंक्स हैं, IT सेक्टर्स के जो दफातर हैं वो भी आते हैं। तो इसमें जो ख़वातीन हैं वो बआसानी अपना सफ़र कर सकती हैं, अपने दफातर भी जा सकती हैं, बल्कि यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स की जो तालिबात हैं वो भी इसमें सफ़र कर सकती हैं। अगर सहूलियात की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सहूलत है। इसमें 24 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें खुसूसी अफराद के लिए मख्तस की गई हैं और 50 से ज़ायद ख़वातीन इसमें बआसानी खड़े होकर भी सफ़र कर सकती हैं। हमने ख़वातीन से यहाँ बात की तो उनका कहना है कि बड़े अरसे बाद हमें ये अच्छी सफरी सहूलत जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से मुहैया की गई है, जिसमें हम आराम से अपने दफातर जा सकते हैं। नॉर्मली जो बसेस आती हैं उनमें जगह नहीं होती है इवन खड़े होने के लिए भी, तो ऑफिस तक कम्यूट बहुत मुश्किल हो जाती थी। लेकिन अब ये है कि आप लोगों ने काफ़ी बसेस चला दी और ख़ासतौर पर ये लेडीज़ पिंक बस है, इसमें मैं फ़र्स्ट टाइम बैठी हूँ लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वेल इट्स अ ग्रेट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर लेडीज़ स्पेशली, बिकॉज हम लोगों को आवर्स एंड मिनट्स जो है ना इंतज़ार करना पड़ता था एंड सीट बाय सीट यहाँ पे इतनी अच्छी कंफर्टेबल हम लोगों को बस सर्विस मिली है। सो थैंक यू सो मच फॉर द गवर्नमेंट। ख़वातीन जो हैं मतलब कि वो बहुत अच्छे से सफ़र कर सकती हैं और कंफर्टेबल है और बहुत मज़ा आता है इसमें मतलब कि सफ़र करने में। Especially in Karachi, we haven't seen this type of buses in our cities. ख़वातीन का कहना है कि हम यहाँ पुरसुकून तरीके से इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं, बल्कि फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। इसमें फायर एग्जिट की भी जगह है, काफ़ी ज़्यादा आरामदाह इसमें सफ़र ख़वातीन कर सकती हैं। ये जो सर्विस है इसमें ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में अपना अहम किरदार अदा करेगी। ख़वातीन का कहना है कि ऐसी बस सर्विसेज सिर्फ कराची में नहीं बल्कि पूरे सूबे में चलाई जानी चाहिए। बिल्कुल, पूरे सूबे में चलाई जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया आयशा, आपने हमें अपडेट किया। पिंक बस सर्विस का आगाज हुआ है, कराची की खवातीन तो खुश है, अच्छी बात है, ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल हुए हैं, लेकिन जैसे खवातीन कह रही हैं और भी बसेस चलनी चाहिए। लेकिन आयशा, हम आपको मुबारक देते हैं कि आपका पहला ट्रिप फ्री है, क्योंकि वजीर ट्रांसपोर्ट ने ये कहा है कि पहला हफ्ता फ्री ट्रैवल करें। और एक चीज़, जब भी कोई नई सर्विस शुरू होती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, हम एक बात करते हैं कि इसको ओन करें। आपकी सर्विस है, आपके लिए, आपके पैसे से बनी है, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, तो हम सब इसको साफ रखें, इसका ख्याल रखें, इसमें गंद ना फैलाएं, खासतौर पे कराची के अंदर, तो बहुत ज़रूरी है जी। खैर, इस गुड न्यूज़ के साथ लेट्स साइन आउट। इंशाल्लाह कल आपसे मिलते हैं। तब तक ख्याल रखिए आसपास के लोगों को भी।